जिनशा द्वीप लिनहाई में सबसे ऊंचा स्थान था, इसलिए वे वास्तव में लिनहाई के शीर्ष पर लड़ रहे थे। गु डोंगलाई खुद को दैवीय क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए झांग हानयांग को मारना चाहता था। युद्ध में समझ के माध्यम से उसे आगे बढ़ने की अपनी इच्छा का एहसास हुआ और उसने अपने लक्ष्य का कुछ हिस्सा हासिल कर लिया। हालांकि जब वह उस उच्च स्तर पर पहुंचे और कुछ मिनटों के लिए शक्ति प्राप्त करने की खुशी महसूस की, तो इससे पहले कि वह ये समझ पाते कि दिव्य क्षेत्र क्या है, उनकी मृत्यु हो गई। इससे कई लोग हैरान रह गए। राष्ट्रीय उत्पाद, होठों पर मूंछें और 1.6 मीटर की ऊंचाई वाला एक व्यक्ति, लेकिन अद्भुत गति के साथ अपने पीछे अपने 5 साथियों से चीनी भाषा में बोला, हालांकि वह इस भाषा में पारंगत नहीं था। मैं चीन में मार्शल आर्ट की दुनिया में एक नई प्रतिभा देखता हूं। हालांकि वह 20 वर्ष का है और अभी तक दैवीय लोक तक नहीं पहुंचा है, उसने जादू टोने से गु डोंगलाई को मार डाला। वह वास्तव में मजबूत है। उसके पीछे खड़े एक लंबे बालों वाले व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, कल्पना की जा सकती है कि यह युवक बड़ा होकर एक शक्तिशाली स्वामी बनेगा। अफसोस की बात है कि वह चीन से आते हैं, हमारे देश से नहीं। इस अद्भुत लड़ाई को देखने में सक्षम होना इसके लायक है। मैं अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए वापस जा रहा हूं। उन्होंने बातें की और सीधे पीछे वाले पहाड़ से निकल गए। उनसे ज्यादा दूर नहीं, 2 काले आदमी चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक ने असमंजस में पूछा, झांग हानयांग ने किस तरह का जादू किया? मुझे ये समझ नहीं आता, लेकिन यह एक अद्भुत जादू होगा कि गु डोंगलाई भी, जो एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, इसके द्वारा मारा गया। बिना औजार के उसने जादू कैसे किया? मैं नहीं समझता। उसने कौन सी विशेष विधि का प्रयोग किया? उसका जादू किस बारे में था? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये हमारे मंत्रों के समान नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिज्ञासु बच्चों की तरह वे इसके बारे में जोर जोर से बात करने लगे जैसे कि वहां कोई और मौजूद ही न हो। अचानक उन्होंने पीछे एक मोटे आदमी को मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए पाया। एक काला आदमी नाराज था। आप कहां देख रहे हैं? डॉट 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 डॉट। पहाड़ी पर युद्ध देखने वाले सभी शक्तिशाली मार्शल कलाकार थे। उन्होंने एक के बाद एक जाने के लिए झांग हान का पीछा किया। उसी समय जिनशा द्वीप के समुद्र तट पर कई निम्न स्तरीय मार्शल कलाकार थे। वे पहाड़ की चोटी का दृश्य तो नहीं देख सके, लेकिन गड़गड़ाहट जैसी लड़ाई की आवाजें उन्हें कांपने के लिए काफी थीं। यह एक क्रूर लड़ाई की तरह लग रहा था। युद्ध के अंत में कृपाण की रोशनी बिजली की तरह टिमटिमा रही थी और काले बादल ने उन्हें कांप दिया। हालांकि जब सारी आवाजें खत्म हो गईं, अगले दर्जनों सेकंड में वे घाटे में रहे। मैंने कुछ नहीं सुना। लड़ाई किसने जीती? ये ग्रैंड मास्टर गु होना चाहिए। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं और कहा, अभी अभी किसी ने ग्रैंड मास्टर गु की हंसी सुनी और उन्होंने कहा कि वह दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं। हालांकि झांग हानयांग एक शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन उनका चरण दिव्य क्षेत्र से कम है। बात करते समय वह आदमी चुपचाप खुश हो गया क्योंकि ली परिवार के सदस्य के रूप में वह झांग हानयांग की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन इस समय एक बूढ़े व्यक्ति ने, जो थोड़ा पास में ही अपनी आंखें टेढ़ी कर रहा था, शोर सुना। वह पलटा और आश्चर्य से बोला, लेकिन मैंने ग्रैंड मास्टर गु को दया की भीख मांगते हुए सुना। हिस, उसके चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्या ग्रैंड मास्टर गु दया की भीख मांग सकते हैं? झांग हानयांग आ रहा है। अचानक भीड़ के सामने चीख की आवाज आई। खड़खड़ाहट। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने झांग हान को पहाड़ की तलहटी की ओर जाते हुए देखा। उनके सभी अनुयायी पेड़ों की नोक पर कदम रख रहे थे। अपने प्रत्येक कदम के साथ वे दर्जनों मीटर तक जा सकते थे। वे जल्द ही किनारे पर पहुंच गए और सबकी नजरों के सामने अपनी नौक पर चढ़ गए। फिर 9 अन्य दर्शकों को आश्चर्यचकित छोड़कर वापस लौट आए। अब उन्हें पता चल गया कि लड़ाई किसने जीती है। नौक पर लेई त्यानान थोड़ा भ्रमित था। उसने झांग हान को प्रणाम किया और कुछ कहने ही वाला था। मैं पहले नीचे जाऊंगा। झांग हान ने उसे रोका। फिर उसने एक जल आत्मा पत्थर बुलाया और समुद्र में कूद गया। वह क्या करने वाला है? लेई त्यानान स्तब्ध रह गया। बाकियों ने सिर हिलाया। नौका आगे बढ़ती रही। 10 मिनट के भीतर झांग हान वापस पानी से बाहर कूद गया। वह बस समुद्र के तल पर जिनशा द्वीप के आसपास तैरता रहा और उसे कुछ खास नहीं मिला। चरम यान की उस भूमि में प्रवेश करने के लिए कुछ विशेष तरीकों की आवश्यकता थी। झांग हान जल्दी में नहीं था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक इंद्रिय दोनों का अत्यधिक उपभोग हो गया था, विशेषकर उनकी आत्मिक इंद्रिय का। उसके लिए अपनी आत्मा इंद्रिय समुद्र के ऊपर सभी 4000 बादलों के साथ उस शक्तिशाली जादू को डालना कठिन था। अब हालांकि आत्मा को लगता है कि समुद्री बादल पहले जितने ही बड़े थे, वे बहुत पतले थे और उनके बीच की दूरी करीब थी। बादलों में बिजली चमकी। झांग हान ने अभी तक ताई वुड थंडर को पूरी तरह से नहीं समझा था। हालांकि उसने इसे पर्याप्त मात्रा में अवशोषित कर लिया था, फिर भी वह इसका उपयोग नहीं कर सका। इसके विपरीत एक बार जब उसकी आत्मा की भावना खत्म हो गई, तो वह सभी बादलों को नियंत्रित करने में विफल हो जाएगा और ताई वुड थंडर उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। बिजली और गड़गड़ाहट की चमक में झांग हान स्तब्ध रह गया। झांग हान को यह नहीं पता था और वह अभी भी इसकी खोज कर रहा था। हालांकि झांग हान को लगा कि जब तक वह सहजता चरण तक पहुंच सकता है, वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। वहीं बादलों की संख्या 10,000 तक पहुंचने में सक्षम होनी चाहिए। यदि वह सफलतापूर्वक जन्मजात सहजता अवस्था तक पहुंच गया, तो ये सभी बादल बारिश बन जाएंगे। क्या वह सहजता अवस्था तक पहुंचने से पहले 10,000 बादल इकट्ठा कर सकता था? ये और भी कठिन था। उन्होंने पहले जिस थंडर दुनिया की खोज की थी, उसमें थंडर संप्रदाय से उन्हें बहुत लाभ मिला था, जिससे उन्हें अपने बादलों को दोगुना करके 4000 करने में मदद मिली। अब मुख्य जगत में उसकी साधना की गति बहुत धीमी होगी। 10 इंचेस डेंटियन एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले उसे सहजता चरण तक पहुंचना था। झांग हान को उम्मीद नहीं थी कि उनके पुनर्जन्म के बाद उनकी साधना का शुरुआती बिंदु इतना ऊंचा होगा। मेरा शुरुआती बिंदु कल्टीवेशन वर्ल्ड में सुपर संप्रदायों की उन प्रतिभाओं जितना ऊंचा है। झांग हान ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और नौक पर चढ़ गया। उन्होंने ये सारी बातें किनारे रख दी। हान, तुम कहाँ गए थे? रोंग जियाक्सिन ने झट से झांग हान की बांह पकड़ ली और पूछा। मैं द्वीप का पता लगाने गया था, झांग हान ने उत्तर दिया। बधाई हो ग्रैंड मास्टर झांग। मोचेंग फेंग मुस्कुराते हुए झांग हान की ओर चले। उन्होंने प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए कहा, आपने गु डोंगलाई को मार डाला, जो आज दिव्य क्षेत्र में था और अब आपको एक किंवदंती के रूप में माना जाता है। दुनिया के सभी मार्शल कलाकार आपका नाम जानते होंगे। 20 साल की उम्र में एक मार्शल कलाकार के रूप में आप बहुत अद्भुत हैं। आप मेरी चापलूसी करते हैं, झांग हान ने उत्तर दिया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह मशहूर है या नहीं।
और वह जानता था कि दिव्य क्षेत्र के गुरु गु डोंगलाई की मृत्यु से पूरे मार्शल आर्ट जगत को झटका लगेगा। ये सभी पूर्वानुमानित थे। दिव्य क्षेत्र के स्वामी सबसे शक्तिशाली लड़ाकू बल का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए यह अविश्वसनीय था कि झांग हान, एक ग्रैंड मास्टर, गु डोंगलाई को मार सकता था। लेकिन वे ये भी जानते थे कि गु डोंगलाई अभी अभी दैवीय क्षेत्र में पहुंचा था और वह वास्तविक दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार जितना शक्तिशाली नहीं था। हान, हम सभी गु डोंगलाई की सफलता से बहुत डरे हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस स्थिति में लड़ाई जीत सकेंगे। वांग मिंग ने जान हान की प्रशंसा करते हुए अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि वांग जानपिंग और अन्य लोगों ने भी झांग हान की बहुत प्रशंसा की, जो भावना से आह भर रहे थे और अपने नायक को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके साथ बातचीत करने के बाद झांग हान ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और एक फोन नंबर डायल किया। जब दूसरों ने इसे देखा तो वे सभी खुशी से हंसे, पीछे हट गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। 2 बार घंटी जाने के बाद फोन उठाया गया। हेलो जानू, एक मधुर लेकिन तनावपूर्ण आवाज थी। मेरी राजकुमारी, मैं अब वापस जा रहा हूँ। झांग हान की आंखें तुरंत नर्म हो गईं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सुरक्षित रहूंगा। ठीक है, यह अच्छा है। माँ, अब बोलने की मेरी बारी है। पापा, आप वापस क्यों नहीं आए? आपकी याद आ रही है। हाँ, पापा घर जा रहे हैं। मेरा इंतजार करना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भले ही पिछली लड़ाई में झांग हान का चेहरा ठंडा और हिंसक हो गया था, लेकिन जब उसने जियान और मिंगमैन के शब्द सुने तो गर्मी एक स्पष्ट धारा में बदल गई, जिससे वह एक बहुत ही सामान्य लेकिन महान पिता की तरह नर्म हो गया। झांग हान एक नौक में लिनहाई बंदरगाह की ओर वापस जा रहे थे। यह आश्चर्यजनक खबर फैल रही थी कि झांग हयांग ने दिव्य क्षेत्र में गु डोंगलाई को जादू से मार डाला था। ये बेहद हास्यास्पद गति से लिनहाई शहर के मार्शल आर्ट सर्कल में फैल गया। पहले तो कई लोग भ्रमित हुए और इस खबर पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर वे चौंक गए। गु डोंगलाई, जो लिनहाई पर हावी था, मारा गया। हे भगवान, झांग हानयांग इतना शक्तिशाली कैसे है? क्या वह किसी अमर का पुनर्जन्म है? वह दैवीय क्षेत्र में गु डोंगलाई को कैसे मार सकता है? मुझे डर है कि उसने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैंने नहीं सुना कि ग्रैंड मास्टर की ताकत वाला कोई व्यक्ति दिव्य क्षेत्र में मार्शल कलाकारों को मार सकता है। इतना ही नहीं, माउंट डोंगलाई की चोटी भी समतल हो गई थी और ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ टाइगर गाई जिंगकोंग ने ऐसा किया था। पूरा गु परिवार पत्थरों से ढका हुआ था। उन्होंने भी अपना मन बना लिया है। हम गु परिवार को अब लिनहाई में नहीं देखेंगे। हाँ, गु परिवार, लिनहाई शहर का पूर्व नंबर 1 परिवार, नष्ट हो गया था और केवल कुछ ही सदस्य बचे थे। उसी समय जिन और न्यू परिवारों के नेतृत्व में 10 से अधिक पारिवारिक सेनाएं थीं, जिन्हें भारी नुकसान हुआ था क्योंकि उनके परिवार के सबसे शक्तिशाली मार्शल कलाकार मारे गए थे। एक ही समय पर यह खबर सबसे पहले शांगजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय को पता चली। सबसे ऊपरी मंजिल पर सम्मेलन कक्ष में खबर जानने के बाद एजियो ड्रैगन हैरान रह गया। वह बहुत देर तक चुप रहा और फिर पूछा, उसने ये कैसे किया? ब्लैक टोटोइस शाखा के नेता, वह मोटा आदमी जो जिनशा द्वीप गया था, ने धीरे से उत्तर दिया, इसे जादू टोना कहा जाता है। उसने एक शक्तिशाली मंत्र से गु डोंगलाई को मार डाला। उसने हांगकांग मेली परिवार के 6 शीर्ष रैंक के मार्शल कलाकारों को उसी विधि से मार डाला। शायद झांग हानयांग एक कुशल ग्रैंड मास्टर है जो जादू टोना करने में माहिर है, लेकिन वह जादुई मुहरों, सरणियों, कीमिया, तलवार कौशल, शरीर संवर्धन और शरीर संचालन में भी अच्छा है। क्या उन्होंने बचपन से ही खेती करना शुरू कर दिया था? ये बहुत अजीब है। व्हाइट टाइगर, जो शांत दिख रहा था, ने आह भरी और टिप्पणी की, एक इंसान के रूप में वह भूत से भी अधिक डरावना है। झांग हानयांग भयानक है। शांगजिंग में दूसरी रिंग रोड के दायरे में एक आंगन में आधे सफेद बाल और 1 इंच लंबी सफेद दाढ़ी वाला हल्के रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी सोफोरा पेड़ के नीचे चाय की मेज पर बैठा था। उनके दाहिने हाथ में एक साधारण सा दिखने वाला पंखा था और वह उसे धीरे धीरे हिला रहे थे। उसके विपरीत दिशा में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो गंदे काले कपड़े पहने था, जिन पर कुछ धूल लगी हुई थी। उसके बाल काले, लंबे और गंदे थे, जिससे वह एक भिखारी जैसा दिखता था। उसकी आंखें हमेशा धुंधली रोशनी से चमकती रहती थीं, मानो वह नशे में हो और जाग नहीं रहा हो। उनके चेहरे के हाव भाव तुच्छ और आकस्मिक थे। उनके मुंह के कोने पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। यह अधेड़ उम्र का आदमी उस तरह का आदमी लग रहा था जो कभी अमीर और जवान था। हालांकि वह नीचे था, फिर भी वह विद्रोही था। वे दोनों चाय की मेज पर बैठे, लेकिन बूढ़े आदमी ने चाय पी और अधेड़ उम्र के आदमी ने शराब पी। उनके बगल में आधे 100 साल से अधिक उम्र का एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी था, जो बड़े सम्मान के साथ कुछ समाचार बता रहा था। दरअसल सूट वाला बूढ़ा आदमी शांगजिंग शहर में मशहूर था और अपनी ताकत से पूरे शहर को हिला सकता था। लेकिन इस समय उनका इतना आदर क्यों हुआ? उसके सामने बैठे 2 आदमी बहुत ताकतवर थे। सूट पहने बूढ़े व्यक्ति ने रिपोर्टिंग समाप्त करने के बाद सिर झुकाया और चला गया। बूढ़े चाय पीने वाले ने अपना हाथ रोक दिया। उनका शांत चेहरा थोड़ा बदल गया और उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, गु डोंगलाई को दिव्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद झांग हानयांग ने मार डाला था। ऐसा लगता है कि झांग हानयांग बहुत सी बातें जानता है। मंत्रोच्चार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ सामान्य मार्शल कलाकार खेल सकते हैं। ठीक है, उसके सामने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना मुंह झुकाया और कहा, उसने न केवल गु डोंगलाई को मार डाला, बल्कि जिन और न्यू परिवारों सहित दर्जनों अन्य सेनाओं के कई होनहार युवाओं को भी मार डाला। और वे बेचारे लड़के भी मूर्ख थे, जो ये जानकर आगे बढ़ते रहे कि दूसरी तरफ झांग हानयांग है। ये बहुत बेवकूफी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गाई जिंगकोंग झांग हानयांग की मदद के लिए यहाँ आएंगे। उसने शुरुआत में झांग गुआंगयू को चोट पहुंचाई और अब वह अपने बेटे की मदद करता है, जो वास्तव में वैसा ही है जैसा मैंने पहले कहा था। गाई जिंगकोंग और झांग गुआंगयू के बीच रिश्ते में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। लंबे गाउन वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, कुछ सच है या नहीं, ये केवल आपके अपने निर्णय का परिणाम है। क्यों एल्डर चेन, क्या आपको उनके बारे में कोई और खबर मिली है? तुम्हें ये बाद में पता चलेगा। बूढ़े ने उसे सीधे उत्तर नहीं दिया। गंदे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गुनगुनाया, झांग हानयांग ने लिनहाई में मार्शल आर्ट की दुनिया को बहुत कमजोर कर दिया है और झांग परिवार हाल ही में उस चीज में व्यस्त है। शायद वह शांगजिंग में लौट आएगा। मैं कल रूस के लिए रवाना होऊंगा और अगर मैं समय पर पीछे नहीं जा सकता तो आप उस लड़के पर ध्यान देंगे और उसे पूरे शांगजिंग शहर को नष्ट करने से रोकेंगे। हा, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। भले ही आप और मैं दोनों शांगजिंग में नहीं हैं, फिर भी वह शहर को नष्ट नहीं करेगा। ओह, आप मूर्ख होने का नाटक कैसे कर सकते हैं एल्डर चेन? गंदे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गुस्से में कहा, झांग हानयांग झांग हान है। बहुत कम लोग हैं जो इस खबर को जानते हैं। झांग परिवार और अन्य परिवारों का तो जिक्र ही नहीं।
जब झांग हान वापस आएगा तो निश्चित रूप से झांग परिवार के प्रति अपना रवैया दिखाएगा। उसके लिए उन अहंकारी और अज्ञानी युवकों को मारना ठीक है, लेकिन अगर वह बहुत अधिक करता है तो आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। अब ये लड़का राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का सदस्य है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपका पक्ष ले सकते हैं, तियानलांग। बूढ़े ने सिर हिलाया। कुछ चीजें हैं जो मुझे आपकी चेतावनी के बिना करनी चाहिए। अफसोस, अधेड़ उम्र के आदमी ने एक गिलास शराब पी और फिर कहा, मुझे ये भी पता है कि भले ही वह अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन भविष्य में वह निश्चित रूप से छोड़ देगा। मैं वास्तव में हमारे साथ उनके रिश्ते को महत्व देता हूँ। वास्तव में मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकता है जो स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय की स्थिति को बदल सकता है। ओह, बूढ़े की आंखें चमक उठी। उसके बारे में आपका मूल्यांकन बहुत ऊंचा लगता है। नहीं, वह मेरे मूल्यांकन का पात्र है। मैं डींगे नहीं मार रहा हूँ, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। यहाँ तक कि आपका पोता भी उसे हरा नहीं पाएगा। वे शायद लड़ाई न करें। तुम हमेशा लड़ने के बारे में सोचते रहते हो। मुझे आपसे बात करने से नफरत है। आखिरकार अधेड़ उम्र के आदमी ने शराब का एक गिलास पी लिया और कहा, मैं जा रहा हूँ। उसकी आकृति टिमटिमा रही थी, जैसे टीवी स्क्रीन अचानक टिमटिमाती थी और फिर गायब हो जाती थी। ये रहस्यमयी शख्स थे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख तियानलांग। चेन उपनाम वाला बूढ़ा व्यक्ति जो उसके साथ एक ही मेज पर शराब पी सकता था, चांग कबीले का सरदार था। यहाँ तक कि ये तियानलांग और चांग कबीले के सरदारों ने भी इस मामले पर ध्यान दिया था। ये कल्पना की जा सकती है कि पूरा मार्शल आर्ट जगत धीरे धीरे इस भयावह खबर से प्रभावित हो जाएगा। साल की शुरुआत में होने वाली ऐसी धरती हिला देने वाली घटना को एक संकेत माना जा रहा था, क्योंकि इसी साल दुनिया के दरवाजे खुलेंगे। आज दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। झांग हान का काफिला रोंग परिवार की ओर वापस चला गया। रोंग परिवार में हर कोई अब बहुत व्यस्त था, खासकर झांग हान के विला में। गाई रुलोंग और 8 ग्रैंड मास्टर स्ट्रॉन्ग दरवाजे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। दाईं ओर मंडप में जी यान, मिंग मेंग, वांग या, जू फी और रोंग शेंग के बेटे रोंग हान और रोंग नान सभी वहां बैठे थे। सबसे आकर्षक तस्वीर ये थी कि गाई जिंगकोंग मिंग मेंग के बगल में बैठी थी, उसके साथ खुशी से खेल रही थी। दिन की लड़ाई पूरी तरह से व्यवस्थित थी, विशेष रूप से उनकी सुनियोजित रक्षा के साथ, जो गाई जिंगकोंग और विला में रहने वाले उनके लोगों द्वारा बनाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि केवल लेई तियानान और कई अन्य मार्शल आर्टिस्ट ही झांग हान का पीछा कर रहे थे, लेकिन वास्तव में 1 दर्जन से अधिक मार्शल आर्टिस्ट गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि गाई जिंगकोंग को गुडोंगलाई की पृष्ठभूमि की बेहतर समझ थी, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए झांग हान के लिए सावधानी बरतना जरूरी था। बुकी के नेतृत्व वाले मार्शल कलाकारों से निपटने के बाद गाई जिंगकोंग अकेले माउंट डोंगलाई गए। वापस आने के कुछ समय बाद वह मिंगमैन का मनोरंजन करने के लिए यहाँ बैठे। हालांकि बच्चों के विचार हमेशा सरल और अनोखे होते थे और गाई जिंगकोंग भी मिंगमैन के विचारों के साथ नहीं रह सकते थे। माँ, पापा कब वापस आएंगे? मिंगमैन ने कुछ देर तक खेला, फिर ऊपर देखा और जी यान से पूछा। वह कई बार पूछ चुकी थी। वह जल्द ही वापस आ जाएगा। जी यान ने अपना मुंह बंद किया, अपनी खूबसूरत बड़ी आंखें झपकाईं और सामने वाले आंगन से बाहर देखा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने देखा कि एक बेंटले आ रही है। वह वापस आ गया है। उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। जी यान भी पहली बार खड़ा हुआ और कुछ कदम आगे बढ़ा। मैं भी नीचे जा रहा हूँ। मिंगमैन ने कुर्सी की ओर देखा, घूमी और धीरे से उस पर चढ़ गई। फिर वह खुशी से जी यान की लंबी टांगों की ओर दौड़ी और अपना छोटा हाथ बढ़ाकर उसकी पतली हथेली को पकड़ लिया। उनकी नजरों के सामने यार्ड के बाहर पार्किंग स्थल में मोटरसाइकिलों की एक लंबी कतार रुकी। धमाके 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 धमाके। दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाज के बीच बहुत से लोग कारों से बाहर निकल आए। मिंगमैन की बड़ी चमकीली आंखें बहुत तेज थीं। एक नजर में उसने बाईं ओर झांग हान को देखा। बहुत खूब, पापा वापस आ गए हैं। पापा, मिंगमैन ने जियान की हथेली छोड़ी और आगे भागी। मिंगमैन और झांग हान को देखते हुए जियान पूरी तरह से शांत हो गया। वह मुस्कुराई और मिंगमैन के पीछे गेट के किनारे तक चली गई। झांग हान उन्हें देखकर नर्म हो गए। इस तरह के बदलाव से उनके आसपास के लोग जिन्होंने पहले उनकी लड़ाई देखी थी, उन्हें थोड़ा झटका लगा। शायद यही पिता था, पति था, प्यार था। पहले वह युद्ध में एक राजा की तरह था और एक पल में वह एक सौम्य सामान्य व्यक्ति बन गया। एक युवा व्यक्ति के रूप में जो केवल 27 वर्ष का था, उससे अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी अद्भुत ताकत के साथ ये लोंगयुआन के समान अहंकारी होगा। लेकिन वह शांत और संयत रहे, मानो उन्हें अपने परिवार के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। इस प्रकार के मन के कारण ही उनके आकर्षण में एक प्रकार का जादू प्रतीत होता था, जो अत्यंत आकर्षक था। अपनी छोटी राजकुमारी को देखकर झांग हान ने अपनी गति तेज कर दी। पापा, जब मिंगमैन ने झांग हान को पास आते देखा तो उसने अपनी छोटी भुजाएं फैला दी। मैं वापस आ गया हूँ। झांग हान मुस्कुराया और छोटी लड़की को अपनी बाहों में पकड़ लिया। मवाह, मिंगमैन ने आगे बढ़कर झांग हान के बाएं गाल को चूमा, फिर अपना छोटा सा सिर उठाया और बुदबुदाया, पापा, आप इतनी देर से क्यों आए? मैंने तुम्हें याद किया। पिताजी को भी आपकी याद आती थी। देखो, पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए। झांग हान हंसे। जब उसने अपने दाहिने हाथ से उसकी पीठ से कुछ निकाला तो मिंगमैन की आंखें चमक उठी। वाह, आइसक्रीम, जाओ इसका आनंद लो। झांग हान ने मिंगमैन को जमीन पर लिटा दिया, आइसक्रीम का डिब्बा खोला और मिंगमैन खुशी से खाने लगी। जी यान मुस्कुराते हुए एक तरफ खड़ा हो गया। मिंगमैन को खुश करने के बाद झांग हान ने उसे एक पल के लिए इंतजार करने दिया। अपने सामने सुंदरता को देखते हुए झांग हान ने आगे बढ़कर उसे धीरे से गले लगा लिया। झांग हान को आश्चर्य हुआ। जियान पंजों के बल खड़ा हुआ और उसके दाहिने गाल पर चुंबन किया। बहुत खूब, वह पहले से अधिक साहसी है। चलो वहां चलकर बैठेंगे। झांग हान ने गाई जिंगकोंग की ओर देखा, जो मंडप में टेबल पर बैठे थे, और वहां जाने का बीड़ा उठाया। रास्ते में गाई रुलोंग और अन्य लोगों ने झांग हान को बड़ी प्रशंसा के साथ देखा। युवक ने दिव्य क्षेत्र में एक मार्शल आर्टिस्ट की हत्या कर दी है। सबसे भ्रमित और आश्चर्यचकित लोगों में से एक रोंग चांगजियांग था, जो अभी मध्य चरण में पहुंचा था। वह सदमे से भरे हुए रोंग परिवार के दर्जनों मार्शल कलाकारों के साथ झांग हान के साथ सावधानी से काम कर रहा था। वाह, इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स। महान उत्तरी टाइगर गाई जिंगकांग। वह हांगकांग के मो चेंगफेंग हैं। बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हैं और वे सभी अंतिम चरण या शिखर चरण में ग्रैंड मास्टर्स में हैं। मुझे डर है कि ये लोग मिलकर लिन हाई में मार्शल आर्ट की दुनिया को पलट सकते हैं। ये भयावह है। क्या हम उन्हें नमस्ते कहने जाएं? ऐसा लगता है जैसे ये हमारा अपना घर नहीं है।
रोंग चांगजियांग और अन्य लोग घबराहट और बेचैनी से एक तरफ खड़े हो गए, किसी और के घर में विनम्र मेहमान की तरह महसूस कर रहे थे। इस मनोदशा ने जल्द ही रोंग परिवार के संरक्षक रोंग जैनिक, उनके छोटे भाई रोंग जेमाओ, रोंग फैन और रोंग जिन को प्रभावित किया। वे शाम को जश्न मनाने जा रहे थे। रोंग चांगजियांग ने इसके बारे में सोचा और लिन हाई शहर के 3 प्रसिद्ध शेफों को दोपहर 5 बजे कई टेबल भर समृद्ध रात्रिभोज तैयार करने के लिए आमंत्रित किया। जब वे रात्रि भोज के लिए भोजन कक्ष में आए, रोंग परिवार के सभी मुख्य सदस्य कोने में बैठे थे, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उन्हें मुख्य सीटों पर व्यवस्थित किया जा सके। इसके अलावा भले ही वे बीच में बैठे हों, उनकी दूसरों के साथ कोई आम भाषा नहीं होगी। ये बहुत भयानक है। उन्होंने मुख्य सीटों पर बैठे झांग हान, जियान और मेंगमैन को देखा। रोंग जैनिक और उनके अनुयायियों को अब एक जटिल भावना महसूस हो रही थी। जब झांग हान और उनका परिवार शुरुआत में यहाँ आए, तो वे साधारण दिखते थे और कोने में व्यवस्थित थे। अब कुछ दिनों के बाद उनकी स्थिति में काफी बदलाव आ गया था, जो अविश्वसनीय था। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि झांग हान कितना विनम्र था। यद्यपि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था, तब उन्हें ख्याल आया कि झांग हान रोंग जियाली का बेटा था। हमें उसके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। रोंग परिवार के भोजन कक्ष का क्षेत्र बड़ा नहीं था और इसका उपयोग आमतौर पर युवा सदस्यों द्वारा रात्रिभोज के लिए किया जाता था। कभी कभी बुजुर्ग पीढ़ी अपना जन्मदिन या त्योहार मनाने आती थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज भोजन कक्ष में पर्याप्त जगह नहीं होगी। इसलिए रोंग परिवार इन मेहमानों के साथ जाने के लिए केवल कुछ प्रतिनिधि कोर सदस्यों को ही भेज सका। रोंग योंग और रोंग शेंग, जो मूल रूप से हाशिए पर थे, अब परिवार के सबसे प्रमुख सदस्य थे। रोंग योंग रोंग परिवार में दूसरे ब्यूरो प्रमुख थे। यिलिन कार्यालय में पदोन्नत होने के कारण अब वे बहुत ऊंचे पद पर थे। इसके अलावा रोंग शेंग और जियावेई दोनों को पारिवारिक कंपनी में पदोन्नत किया गया था और रोंग जैनिक सक्षम होने पर रोंग शेंग को अध्यक्ष भी नियुक्त करेंगे। वैसे भी वह जल्द ही चेयरमैन बन जाएंगे। रोंग नान, रोंग हान और रोंग परिवार की युवा पीढ़ी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झांग हान इतना मजबूत होगा। वे अब भोजन कक्ष के बाहर चौक में थे, समूहों में बातें कर रहे थे और कमरे के अंदर ध्यान से देख रहे थे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैंने अभी अभी अपने चाचा से सुना है कि उनमें से कोई बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि रोंग परिवार के बुजुर्ग से भी बेहतर है। वास्तव में क्या तुम्हें यकीन है कि वे सभी इतने शक्तिशाली हैं? बेशक ये सच है। क्या आप नहीं देखते कि हमारे बुजुर्ग उनके प्रति बहुत विनम्र और नम्र हैं? और पितामह केवल कोने में ही बैठ सकता है। भगवान, ये हमारे भोजन कक्ष में पहली बार है। सबसे शक्तिशाली चचेरा भाई झांग हान है। रोंग हान ने अपनी जीभ फैलाई और कहा, देखो, मेरा चचेरा भाई और उसका परिवार बीच में बैठे हैं और अन्य लोग उन्हें सम्मानपूर्वक देख रहे हैं। आखिर आप समझे नहीं? पुरुषों में से एक, जो लगभग 30 वर्ष का था, ने झांग हान को प्रशंसा के साथ देखा और खुद से कहा, यह आदमी, जो सूरज की तरह चमकदार है, सुपर मार्शल आर्टिस्ट है जिसने गू परिवार को नष्ट कर दिया। जबकि रोंग परिवार के कई युवा लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, अंदर का माहौल काफी जीवंत था। 2 घंटे से अधिक समय के बाद सभी को कोई झटका नहीं लगा और वे समूहों में बातचीत करने लगे। हालांकि बातचीत के दौरान उनका ध्यान झांग हान पर रहा। हान, यान और एल्ड योंग, चूंकि हमने यहाँ के मामलों को निपटा लिया है और करने के लिए और कुछ नहीं है, हम कल सुबह उत्तर पूर्व में वापस जाएंगे। रात के खाने के बाद गाई जिंगकोंग ने शराब का एक घूंट लिया और कहा, तुम कल चले जाओगे, यहाँ अधिक समय तक क्यों नहीं रुकते? रोंग चांगजियांग को उदास महसूस हुआ। यहाँ मेजबान के रूप में हमने अभी तक आपके साथ व्यवहार नहीं किया है। कोई गंभीर बात नहीं, हमारे पास एक और मौका होगा और आप पूर्वोत्तर में हमसे मिलने जा सकते हैं। गाई जिंगकोंग ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, रोंग चांगजियांग मुस्कुराया, ये तय है। रोंग चांगजियांग भी गाई जिंगकोंग को जानकर बहुत खुश थे, लेकिन उनके लिए सबसे खुशी की बात झांग हान की वापसी थी। यह उनकी कल्पना से परे था कि रोंग जियाली ऐसी प्रतिभा को जन्म दे। झांग हान को ध्यान से देखते हुए रोंग चांगजियांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि शुरुआत में झांग हान और रोंग परिवार के बीच कुछ संघर्ष थे, फिर भी एक कड़ी के रूप में रोंग जियाली की भूमिका बहुत प्रभावी थी। रोंग जियाली के वापस आने के बाद दोनों परिवारों के बीच संबंध अधिक सामंजस्यपूर्ण हो सकते हैं। रोंग चांगजियांग का मानना था कि रोंग जियाक्सिन, रोंग जियाली और रोंग शेंग के साथ उनकी अच्छी बनती थी और वह उनके भविष्य के रिश्ते को लेकर बहुत आश्वस्त थे। गाई जिंगकोंग की बातें सुनने के बाद झांग हान ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल गाय, आप यहाँ 2 दिन और रुक सकते हैं, फिर मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा। शायद उसके बाद आपके लिए स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय में जाना अनावश्यक होगा। एक्सट्रीम यांग की भूमि एक खजाने की भूमि थी और वहाँ खजानों की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं थी। इसके अलावा झांग हान ने चरमयांग के सैकड़ों देशों के बारे में सोचा जहां वह गया था, और वह जानता था कि वहां उनके लिए कुछ पाने की बहुत बड़ी संभावना थी, जो गाई जिंगकोंग को दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। ऐसी खजाने वाली भूमि में मौजूद खजाना अमृत चरण से नीचे के कृषकों के लिए फायदेमंद था। लेकिन खजाने की भूमि के कई स्तर थे और जब झांग हान जिनशा द्वीप के आसपास तैर रहा था तो उसकी खजाना सूंघने वाली नाक ने उसे बताया कि यह उच्च स्तर की खजाने की भूमि नहीं थी। सौभाग्य से झांग हान का उच्च स्तर सामान्य कृषकों से अलग होना था। उसकी बातें सुनकर मेज पर मौजूद अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उसका क्या मतलब था? जबकि अन्य लोग भ्रमित थे, गाई जिंगकोंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। हान, क्या वह? हाँ, झांग हान ने सिर हिलाया। गाई जिंगकोंग बहुत खुश था। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। यह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। झांग हान ने अपना सिर हिलाया। झांग हान ने इस बात की सराहना की कि गाई जिंगकोंग अपने लोगों को पूर्वोत्तर से यहाँ ला सकता है। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन सक्रिय दिमाग वाले कई लोगों ने इसे समझा। वे सभी उत्साहित थे, खासतौर पर गाई रुलोंग, जो खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दूसरे दादा अंततः सफल होने जा रहे हैं। हम गाई परिवार में एक दिव्य क्षेत्र के स्वामी बनने जा रहे हैं। गाई जिंगकोंग के धन्यवाद कहने के बाद वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर धीमी आवाज में उत्सुकता से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? मुझे जो चाहिए वह अत्यंत। अगर हमें वह चीज वहां मिल जाए तो यह आपके लिए काफी होगा। झांग हान मुस्कुराए लेकिन उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। हर चीज में दुर्घटनाएं थीं। सोचा था कि उन्हें एक्सट्रीम यांग की भूमि में खजाना मिलना निश्चित है और इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि उन्हें गाई जिंगकोंग को दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कुछ मिल सकता है, लेकिन एक मौका यह भी था कि उन्हें ऐसे खजाने नहीं मिलेंगे। इसलिए झांग हान ने सटीक उत्तर नहीं दिया। उनके लिए यह अवसर कुछ दिनों तक इंतजार करने लायक था, जो न केवल गाई जिंगकोंग के लिए अच्छा था, बल्कि झांग हान के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करने का एक तरीका भी था। झांग हान ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, जिससे गाई जिंगकोंग और कई लोग भ्रमित हो गए।
अगली सुबह 8 बजे तक कुल मिलाकर 30 से अधिक मार्शल कलाकार मोटरसाइकिल में एक बंदरगाह पर पहुंचे और एक नौक पर चढ़ गए। उनमें से कई अभी भी असमंजस में थे। हान, क्या हम फिर से जिनशा द्वीप जा रहे हैं? वांग झानपिंग ने पूछा। हाँ, मैंने कल इसे बहुत ध्यान से नहीं देखा और फिर से द्वीप का पता लगाने की योजना बनाई। झांग हान ने सिर हिलाया। कल उसकी आत्मिक अनुभूति और आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी और उसके लिए द्वीप की सावधानीपूर्वक जांच करना असंभव था। पिछली रात उन्होंने जी यान के साथ कई घंटे रोमांटिक समय बिताया। उसके बाद झांग हान ने गाई जिनकोंग द्वारा दी गई 2 पुनर्स्थापनात्मक गोलियां लीं और रात भर में उनकी पूरी ताकत वापस आ गई। हालांकि झांग हान की आत्मा इंद्रिय समुद्र के ऊपर बादलों के बीच की दूरी को फिर से बढ़ाना कठिन था, जिसके परिणामस्वरूप ताई वुड थंडर द्वारा लगातार अराजकता पैदा हुई। अब झांग हान हर कुछ सेकंड में अपने शरीर के भीतर का शोर सुन सकता था। यदि वह हर समय ध्वनि पर ध्यान नहीं देता तो उसे झटका लग सकता था, लेकिन झांग हान की साधना की नींव इतनी मजबूत थी कि अराजकता का उल्लेख करने लायक नहीं था। हालांकि उसने अपने शरीर में अराजकता पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह कल रात जी यान के साथ बिस्तर पर था तो उसके सोल सेंसी के ऊपर गड़गड़ाहट से कई बार मारा गया था। झांग हान की बातें सुनकर अन्य मार्शल कलाकार खुश हो गए। क्या जिनशा द्वीप पर कोई वंडरलैंड चीनी में डोंगटियन है जिसके बारे में हम नहीं जानते? गाई जिनकोंग ने जल्दी से पूछा। अन्य लोग भी झांग हान की ओर घूर रहे थे, उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबकी नजरों के सामने झांग हान ने सिर हिलाया। जब वह कुछ कहने ही वाला था, मिंग मैंग ने अपना छोटा सा सिर उठाया और उत्सुकता से पूछा, पापा, क्या यहाँ सर्दी है? चीनी में डोंगटियन भी? ये बर्फ गिरने जा रही है। उपस्थित सभी लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और फिर वे सभी प्रसन्न हुए। यह एक वंडरलैंड है, सर्दी नहीं। सर्दी वर्ष के 4 मौसमों में सबसे ठंडी होती है और कुछ स्थानों पर बर्फबारी होगी। एक गुप्त स्थान है, झांग हान ने सोचा और फिर जारी रखा, एक वंडरलैंड आमतौर पर सुंदर होता है, ताजी हवा और अच्छे वातावरण के साथ। यह मानव स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी जगह है और आप इसे एक धन्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, मिंग मैंग भ्रमित हो गई और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाना बंद कर दिया। वह कुछ सोच रही थी। 3 सेकंड के बाद छोटी लड़की ने पूछा, क्या हमारा ज़ानाडू एक वंडरलैंड है? हाँ, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। झांग हान मुस्कुराया। अच्छा ऐसा है। मिंग मैंग ने अपना सिर झुकाया, गुनगुनाया और स्पष्ट रूप से बुदबुदाया, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। झांग हान को नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। शायद वह एक बच्चे के रूप में अपनी माँ और पिताजी को प्यार करने के चरण में थी। मिंग मैंग की प्यारी अभिव्यक्ति देखकर बाकी सभी हंसे और अपना सिर हिलाया। लगभग 1 घंटे बाद वे फिर से जिनशा द्वीप पहुंचे। आसमान साफ था, लेकिन जिनशा द्वीप की तरफ द्वीप के ऊपर कुछ छोटे बादल थे, मानो ये बता रहे हों कि कल यहाँ क्या हुआ था। हम समुद्र तट पर जा रहे हैं। हम सर्फ करने जा रहे हैं। ये देखकर कि वह जहाज से उतरने वाली थी, मिंग मैंग ने खुशी से कहा। ये देखकर झांग हान मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें बाद में सर्फ करने के लिए ले जाऊंगा। अब तुम अपनी माँ के साथ समुद्र तट पर कुछ देर खेल सकते हो। ठीक है। वे एक के बाद एक स्पीडबोट से किनारे की ओर गए, जिसमें झाओ फैंग द्वारा उठाए गए कई सनशेड, रिक्लाइनिंग कुर्सियां, कोल्ड ड्रिंक और समुद्र तट के खिलौने थे। जियान, जू फेई, झांगली, वांग्या, रोंग हान, मिंग मैंग और रोंग जियाक्सिन सभी एक ही पक्ष में थे। साथ ही लियांग हाओ और लियांग मिंकी के साथ साथ आहू और लियू जियारन भी थे, जो तेजी से एक दूसरे के करीब थे। अन्य उनमें से अधिकांश खेलने आए थे और कुछ देखने, लेकिन झांग हान एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ व्यवसाय किया था। दूसरी ओर अधिक लोगों को एकत्रित देखकर वांग मिंग ने पहाड़ की चोटी पर नजर डाली और पूछा, क्या हमें पहाड़ पर चढ़ना चाहिए? नहीं, हम गोता लगाने जा रहे हैं। झांग हान ने समुद्र की ओर देखा और बिना किसी लहर के अपने शरीर को पानी में गिरने दिया। जो चीज आम लोगों को अजीब लगती थी वह मार्शल आर्ट की दुनिया में सामान्य थी। गाई जिनकोंग, गाई रुलोंग और वांग झानपिंग जैसे कुछ लोगों ने बारी बारी से झांग हान का समुद्र में पीछा किया। अधिकांश अन्य लोगों ने इसके बारे में सोचा, सक्रिय रूप से उनका अनुसरण नहीं किया, लेकिन यही इंतजार करने का फैसला किया। करीब 20 मिनट बाद वे अभी भी समुद्र को देख रहे थे, लेकिन झांग हान और उसके लोग उनके पीछे पहाड़ की तलहटी में जंगल से बाहर आ गए। उन्हें देखकर इंतजार कर रहे लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन झांग हान के निष्कर्ष का इंतजार करने लगे। झांग हान समुद्र के किनारे खड़ा था और जटिल भाव से लहरों को देख रहा था। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 3 मिनट बीतने तक, फिर वह धीरे से वापस मुड़ा। कैसा है? गाई जिनकोंग ने पूछा। मुझे कुछ प्राकृतिक बहुमूल्य सामग्रियों की आवश्यकता है। 8 शून्य पत्थर, 49 छिपे हुए आत्मा पत्थर, नीला पत्थर, अष्टफलकीय पत्थर। झांग हान ने लगभग 1000 रत्नों की एक सूची बनाई। उनमें से अधिकांश पहले स्तर पर थे, कुछ दूसरे स्तर पर थे और 50 से अधिक तीसरे स्तर पर थे। ये कीमत थोड़ी ज्यादा थी। सौभाग्य से गाई जिनकोंग को माउंट हेस्नो के अवशेषों में बहुत सारे रत्न मिले, जिससे उन्हें आवश्यक मात्रा अपेक्षाकृत कम हो गई। लेकिन हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि झांग हान क्या करना चाहता है। आपको इतने सारे रत्नों की आवश्यकता क्यों है? गैस जिनकोंग ने पूछा। वांग झानपिंग का चेहरा बदल गया और उन्होंने कहा, क्या आप बनाने जा रहे हैं? हाँ, झांग हान ने सिर हिलाया। जब उसने धीरे से उत्तर दिया, स्वर्ग पृथ्वी का निर्माण। उसकी आंखें चमक उठीं। स्वर्ग पृथ्वी संरचना, जैसा कि नाम से पता चलता है, इलाके और संबंधित सितारों के अनुसार स्थापित एक शक्तिशाली सरणी थी। उस तरह की जल्दबाजी वाली युद्ध संरचना से भिन्न, स्वर्ग पृथ्वी संरचना लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी, जिसने इसे और अधिक स्थिर, शक्तिशाली और सक्षम बना दिया। इस दुनिया में कुछ प्राकृतिक संरचनाएं भी थीं जिनका अध्ययन शायद ही किया गया हो। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों के लिए भी जीवित रहना कठिन था जब उन्हें लोगों को मारने के उद्देश्य से एक प्राकृतिक संरचना का सामना करना पड़ा। हालांकि प्राकृतिक संरचना में एक आकर्षक आध्यात्मिक खजाना होना चाहिए, जो संरचना का ऊर्जा केंद्र था। सेंट वारियर ग्रह पर प्राकृतिक संरचनाएं बहुत दुर्लभ थीं। ये दुनिया उचित और अनुचित दोनों थी, क्योंकि यह मनुष्य के बजाय प्रकृति के नियम थे जो इस सबको तौलते थे। सेंट वॉरियर प्लैनेट कुछ पहलुओं में बहुत मजबूत था, लेकिन कुछ अन्य पहलुओं में यह अपेक्षाकृत कमजोर था। इसके सभी फायदे और नुकसान प्रकृति के नियमों का पालन करने का परिणाम हो सकते हैं। स्वर्ग पृथ्वी संरचना एक उच्च स्तरीय संरचना थी। आमतौर पर कहें तो इलाके और सितारों की मदद से किसी संरचना में गहन ज्ञान शामिल होगा। इसलिए झांग हान की बातें सुनकर वांग झानपिंग दंग रह गए। हान, तुम स्वर्ग पृथ्वी संरचना को भी जानते हो। इसलिए मैंने कहा कि आप गठन के क्षेत्र में ग्रीन हैंड थे। झांग हान हंसे।
हाँ, जब मैं वापस जाऊंगा तो और अधिक मेहनत से पढ़ाई करूंगा। वांग जानपिंग और वांग जानहोंग दोनों थोड़े उत्साहित थे और उन्हें लगा कि उन्हें अपने जीवन की दिशा मिल गई है। दूसरी ओर उनकी बातचीत ने आसपास के कई लोगों को मूक बना दिया। वांग परिवार के दो बुजुर्ग जब झांग हान से बात करते थे तो वे दो छात्रों की तरह थे। हालांकि एक कहावत थी कि बुद्धिमान का दर्जा ऊंचा होता है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक था। साथ ही उन सभी को लगा कि झांग हान अप्रत्याशित था क्योंकि वह बहुत कुछ जानता था। पूर्ववर्तियों की किस प्रकार की मार्शल आर्ट विरासत इतनी शक्तिशाली हो सकती है। बहुत से लोग इसके बारे में उत्सुक थे, लेकिन ये झांग हान का निजी मामला था और यहाँ तक कि गाई जिनकोंग भी इसके बारे में नहीं पूछ सकते थे। यदि आपके पास अभी बताए गए रत्न हैं तो आप उन्हें निकाल सकते हैं और जब हम पूर्वोत्तर लौटेंगे तो मैं आपको और अधिक पुरस्कार दूंगा। गाई जिनकोंग ने अपने पीछे चल रहे मार्शल कलाकारों को देखा। इतने विनम्र मत बनो ग्रैंड मास्टर गाय, मैं उन्हें ग्रैंड मास्टर गाय और ग्रैंड मास्टर झांग को देने को तैयार हूँ। मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ कौन से रत्न हैं, ऐसे बहुत से हैं। बात करते करते उन्होंने अपने रत्न निकाल लिए। उनमें से अधिकांश ग्रैंड मास्टर्स थे और रत्न उनकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित होकर उनके सामने तैर रहे थे। शीघ्र ही उनके पास सैकड़ों रत्नों का ढेर लग गया। मैं उनमें से चुनूंगा। वांग जानपिंग मुस्कुराए और सामने की ओर देखने लगे। उसकी हथेली थोड़ी सी हिली। ये केवल 2 मिनट में वांग जानपिंग ने 200 से अधिक रत्न चुन लिए। फिर झांग हान ने अपने हाथ के इशारे से अपनी स्पेस रिंग से 100 से अधिक रत्न निकाले। हालांकि मात्रा काफी बड़ी लग रही थी, फिर भी उनके और आवश्यक लगभग 1000 रत्नों के बीच कुछ अंतराल थे। सौभाग्य से यहाँ तीसरे स्तर के रत्न लगभग पर्याप्त थे जो उपस्थित उस्तादों के थे। अब उनके पास केवल 4 अपेक्षाकृत दुर्लभ शून्य पत्थरों और प्रथम स्तर के सहायक पत्थरों की कमी थी। बहुत सारे रत्नों की जरूरत है। क्या मैं हांगकांग से कुछ स्थानांतरित कर दूं? लेई त्याना ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हांगकांग के खजाने में हम आवश्यक मात्रा का आधा हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें बाद में इसकी भरपाई करनी होगी। मैं अपने परिवार से कुछ यहाँ भेजने के लिए कहूंगा और साथ ही निर्देशक लेई के लिए भी वे पर्याप्त होने चाहिए। गाई जिनकोंग फिर से गूंज उठा। इससे पता चलता है कि गाई परिवार का पूंजी आधार इतना मजबूत था कि वह हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ आधी मांग साझा कर सकता था, जो आश्चर्यजनक था। झांग हान के पास काफी समय था। यदि आवश्यक सामग्री शीघ्र पहुंचा दी गई तो वह दोपहर 3 बजे एक्सट्रीम यांग की इस भूमि की खोज पूरी कर लेंगे। झांग हान को मदद की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उसके सामने बहुत सारे लोग थे। झांग हान ने अपने लिए उपयोगी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक खजानों को लेने और बाकी खजानों को अन्य मार्शल कलाकारों को साझा करने के लिए छोड़ने की योजना बनाई। आखिरकार वे पहले भी उसके लिए लड़ चुके थे। झांग हान ने हमेशा उन लोगों का सम्मान किया जो उसका सम्मान करते थे। अब जियान और मिंगमैन की कंपनी के साथ उसने अन्य चीजों जैसे कि आध्यात्मिक खजाने की लगातार खोज छोड़ दी थी। झांग हान को सिर हिलाते हुए देखकर लेई त्यानान और गाई जिनकोंग ने अपने मोबाइल फोन निकाले और अपने आदमियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। झांग हान दूसरी तरफ चला गया। उनकी पत्नी और बेटी वहां थी। अन्य मार्शल कलाकार आपस में बातचीत करने लगे। वुदाओ ग्रैंड मास्टर्स के बारे में उन सभी की अपनी अपनी समझ और सामान्य विषय थे और चर्चा को एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट सभा बना दिया। इसकी तुलना में गु चुवानलोंग ने पहले जो धारण किया था वह बहुत कम था। पापा चलो, ये पे बहुत अच्छा है। जियान एक आरामदायक मलमल की पोशाक और धूप का चश्मा पहने हुए दाहिनी ओर लेटी हुई थी। वह बहुत इत्मीनान से थी। मिंगमैंग उसके बगल में कुर्सी पर लेटी हुई थी। धूप सेंकने के लिए मिंगमैंग ने 1 पीस गुलाबी स्विमसूट पहन लिया, अपने बालों को 2 छोटी चोटियों में बांध लिया और धूप का एक छोटा जोड़ा पहन लिया। झांग हान को आते देखकर उसने झांग हान को ब्लूबेरी का जूस दिया और उसे चखने का आग्रह किया। झांग हान मिंगमैंग के बाईं ओर आराम कुर्सी पर बैठ गया, मुस्कुराया और अपना सिर झुका लिया। उसने ब्लूबेरी जूस का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसका स्वाद अच्छा है। तो फिर थोड़ा और पी लो, मिंगमैंग ने खुशी से कहा। झांग ली और जोफी अपनी हंसी नहीं रोक सके। उन सभी को मिंगमैंग की बातें दिलचस्प लगीं। अधिक पीना का क्या मतलब है, अधिक पीना या कम पीना? बेशक झांग हान ने ज्यादा शराब नहीं पी थी, हालांकि वह जानता था कि मिंगमैंग उसे और अधिक पीना चाहती थी। झांग हान ने केवल जूस का एक घूंट लिया। एक पिता के रूप में उन्होंने हमेशा मिंगमैंग के लिए अच्छी चीजें छोड़ दी। झांग हान को एक घूंट पीते देखने के बाद मिंगमैंग ने संतुष्ट होकर जूस का गिलास वापस लिया, एक स्ट्रॉ डाला और घूंट पिया। क्या आपने सब कुछ निपटा लिया है? जी यान ने भी जूस का एक बड़ा घूंट लिया और झांग हान से पूछा। नहीं, हमें कुछ सामग्रियों के लिए इंतजार करना होगा। शायद ये शाम 5 बजे से पहले खत्म हो सकता है। आइए दोपहर में यहाँ बारबेक्यू करें, झांग हान ने उत्तर दिया। अच्छा, जी यान ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया। झांग हान को शरारत भरी आंख मारी और फिर मुस्कुरा दी। जी यान को नहीं पता था कि वह इतनी खुश क्यों थी, लेकिन वह जो जानती थी वह ये थी कि जहां भी झांग हान आसपास होता था उसे आराम महसूस होता था। भाई, हमने पहाड़ में जो फल लगाया है वह बहुत स्वादिष्ट है। उनका जूस अब तक का सबसे अच्छा जूस है जो मैंने बचपन से पिया है। झांग ली, जिसे फल पसंद नहीं था, आश्चर्यचकित रह गया। उसे ब्लूबेरी बहुत पसंद नहीं थी, लेकिन परोसे गए ब्लूबेरी जूस से वह मोहित हो गई। ठीक है, यह पापा और माँ के साथ मेरा जानाडू है। आंटी लिली, आप गलत हैं। मिंगमैंग ने ये सुना और उसे ठीक करने के लिए पीछे मुड़ी। हालांकि मिंगमैंग आमतौर पर बहुत ही सहज स्वभाव की थी, फिर भी वह कुछ चीजों को लेकर बहुत दृढ़ थी। झांग ली मिंगमैंग से खुश थे। क्या तुम, छोटी लड़की, संप्रभुता की घोषणा कर रही हो? ठीक है, वह आपका जानाडू है। हाँ, मिंगमैंग ने कराहते हुए खुशी से जूस पिया। जूस पीने के बाद मिंगमैंग अब शांत नहीं बैठ सकी और वह इधर उधर देखने लगी। 20 सेकंड बाद उसने कहा, पापा, मैंने वह नहीं देखा है। क्या? झांग हान भ्रमित था। वह लंबी बात जो समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, मिंगमैंग ने इशारा करते हुए कहा। सर्फबोर्ड। झांग हान ने झुकने वालों की पंक्ति के सबसे दाहिनी ओर इशारा किया। वे वहां हैं। क्या मिंगमैंग सर्फ करना चाहती है? हाँ हाँ हाँ, तो चलो खेलते हैं। झांग हान मुस्कुराया, खड़ा हुआ और जी यान की ओर देखा। क्या आप इस बार इसे अकेले आजमा सकते हैं? अकेला? लेकिन मैं कुशल नहीं हूँ। जी यान को घबराहट महसूस हुई। चिंता मत करो, झांग हान ने अपने दाहिने हाथ में मिंगमैंग और अपने बाएं हाथ में जी यान को पकड़कर हंसते हुए कहा। वह बाईं ओर गया और 2 सर्फबोर्ड उठाए। वे स्पीड बोट पर सवार हुए और दर्जनों मीटर तक समुद्र में चले गए। स्पीड बोट रुकने के बाद झांग हान ने अपना सर्फबोर्ड स्पीड बोट से बाहर गिरा दिया। इसे आजमाए, उसने जी यान की ओर देखा। मम्मा, हम। जी यान अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था।
वह सर्फबोर्ड पर धीरे धीरे चढ़ी, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि यह जमीन पर कदम रखने जितना स्थिर है। झांग हान अपनी उत्साहित बेटी को दूसरे सर्फबोर्ड पर ले गया। चलो चले। मेंग मेंग ने अपना छोटा हाथ झांग हान की बाहों में फैलाया और खुश हो गई। चल दर, झांग हान हंसे और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। खड़खड़ाहट, पीछे से बनी एक लहर ने उन्हें जिनशा द्वीप के चारों ओर धकेल दिया। इस तरह की क्षैतिज सफिंग पद्धति ने कई लोगों में ईर्ष्या पैदा कर दी थी। निस्संदेह उनमें 3 लोगों के खुशहाल परिवार से ईर्ष्या करने की अधिक संभावना थी। पहले तो जियान को ऐसा लगा जैसे वह जमीन पर कदम रख रही है, लेकिन धीरे धीरे सर्फबोर्ड लहरों के साथ ऊपर नीचे होने लगा, जिससे उसे उत्तेजना महसूस होने लगी। आउच, वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी और पलट गई। सौभाग्य से अपना संतुलन खोने के बाद उसे एक नर्म बल द्वारा पीछे धकेल दिया गया, इसलिए वह आराम से खेलने लगी। जिनशा द्वीप के चारों ओर 3 चक्कर लगाने के बाद वे आराम करने के लिए आराम करने वाली कुर्सियों पर वापस चले गए और फिर 2 और चक्कर लगाने चले गए। आहू और लियू जियारन भी सफिंग के लिए जाने वाले थे, परंतु जब वे समुद्र में उतरे तो गूंज उठी। वे सभी समुद्र में थे। हालांकि कुछ अन्य मार्शल कलाकार भी सफिंग करने गए थे, लेकिन हर कोई झांग हान के परिवार के 3 सदस्यों पर ध्यान दे रहा था। यहां तक कि वे वुडाओ ग्रैंड मास्टर भी माहौल से प्रभावित हुए और खुशी से हंसे। वुडाओ ग्रैंड मास्टर के लिए इस तरह के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन झांग हान को अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेलने का एक अलग एहसास था, जिसे झांग हान की निरंतर मुस्कान से वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल गया था। उन्होंने दोपहर में बारबेक्यू किया और दोपहर में आराम किया। लेकिन दोपहर 3:30 बजे 2 नौकाओं की एक कतार आए और 6 या 7 लोग किनारे पर चले गए। उनके नेता 2 निम्न स्तरीय ग्रैंड मास्टर्स थे, जो अपने सामने इतने सारे उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों को देखकर भयभीत हो गए थे। इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स इस तरह के समूहों में कैसे हो सकते हैं? सामान की डिलीवरी देखकर झांग हान भी रिक्लाइनर की तरफ से आ गया। चलो शुरू करें, उसने सामान गिना और फिर हाथ हिलाया। हुश, झांग हान अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था, लेकिन रत्न सभी दिशाओं में उड़ गए और प्रकाश में बदल गए। कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर उड़ गए, कुछ पहाड़ के किनारे पर और कुछ समुद्र की ओर। सबसे पहले अन्य लोगों ने झांग हान को दिलचस्पी से देखा, लेकिन अचानक उन्हें कुछ आश्चर्यजनक मिला। हिस, हान, तुम। गाई जिनकोंग डर के मारे हौंफने लगी और आश्चर्य से झांग हान की ओर देखने लगी। क्या आपने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय मन चाल को सक्रिय कर लिया है? जैसे ही यह बयान दिया गया, उनके आसपास के कई मार्शल कलाकारों ने अपने चेहरे के भाव बदल दिए। वे दूर के दृश्य को जटिल मनोदशाओं के साथ देखते हैं। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि क्या अजीब था। झांग हान के नियंत्रण में रत्न सभी दिशाओं में उड़ गए, जिसमें सामने का पहाड़, पहाड़ की चोटी और दोनों तरफ शामिल थे। इतनी लंबी दूरी का ऑपरेशन हासिल करना मुश्किल था। शुरुआत में वुडाओ ग्रैंड मास्टर्स की आध्यात्मिक शक्ति केवल दर्जनों से सैकड़ों मीटर के व्यास वाले क्षेत्र को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन झांग हान की नियंत्रण सीमा 1 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे, वे उतना ही अधिक भयभीत होते थे। झांग हान उन्हें उत्तर दिए बिना मुस्कुराए। क्या कहूं कि मेरी आत्मा तथाकथित पृथ्वी लोक तक पहुंच गई है। झांग हान अधिक लोगों को डराना नहीं चाहता था। इसके अलावा उच्च स्तर तक पहुंचने से पहले वह शक्ति के मामले में इन्हें स्टेज कल्टीवेटर से अभी भी कमजोर था। जैसे ही झांग हान ने स्वर्ग पृथ्वी संरचना स्थापित करना जारी रखा, अन्य सभी ने धीरे धीरे इस खबर को पचा लिया और झांग हान को परेशान करने के डर से बात करना बंद कर दिया। 3 मिनट बाद जूम करें, एक सन फ्लेम सेबर प्रकट हुआ और जंगल के सामने के किनारे पर क्षैतिज रूप से डाला गया। खुला, झांग हान की आंखें चमक उठीं और सन फ्लेम सेबर में एक लौ दरवाजा दिखाई दिया। झांग हान ने 5वें चरण की आत्मा के खजाने को अपने गठन का मूल बनाया और चरम यान की भूमि का दरवाजा खोला। दरवाजा 3 मीटर ऊंचा और 2 मीटर चौड़ा था। अंदर देखने और आग का समुद्र देखने पर अन्य मार्शल कलाकार इस बात को लेकर झिझक रहे थे कि उन्हें दरवाजे में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। यह एक अवशेष को खोलने जैसा था। यहाँ दरवाजा खुला था और अंदर आग का समुद्र था, जिससे कुछ शीर्ष स्तर के मजबूत लोगों को छोड़कर सभी लोग थोड़ा डर गए। क्या ये ज्वाला की दुनिया है? गाई जिनकोंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। आवश्यक रूप से नहीं। झांग हान ने अपना सिर हिलाया और अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। यदि आप ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज से नीचे हैं तो हमें फॉलो न करें। ठीक है, हम यहाँ आपकी खुशखबरी का इंतजार करेंगे। अधिकांश लोगों ने, जिनमें ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज के लोग भी शामिल थे, अन्वेषण के लिए अंदर जाने का विचार छोड़ दिया। हालांकि वे भी उत्सुक थे, उन्होंने झांग हान पर भरोसा किया, जो उन्हें चेतावनी दे रहा था कि कुछ संकट हो सकते हैं जिनका वे विरोध नहीं कर सकते। आखिरकार कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि बाद में उनका क्या सामना होगा। और झांग हान के ऑपरेशन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। इस रहस्यमय दरवाजे को खोलने के लिए इतनी सारी प्राकृतिक कीमती सामग्री होने से हर किसी को थोड़ी उलझन महसूस हुई। यदि वे अंदर गए और दरवाजा बंद हो तो क्या होगा? यह न तो उस प्रकार का अवशेष था जो सबसे महत्वपूर्ण खजाने को ले जाने के बाद उन्हें बाहर भेज देता, न ही किसी निश्चित समय सीमा के साथ स्थिर अवशेष की तरह। जब तक वे उसमें मर न जाएं, वे बाहर आ सकते थे। उनके सामने जो था वह उन अवशेषों से अलग था। और यदि इसमें कोई अवसर था भी तो वे केवल दर्शक ही हो सकते थे। यदि गाई जिनकोंग को लाभ मिला और उन्होंने सफलता हासिल की, तो उन्हें भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। जहां तक लेई तियानान और उनके सहयोगियों का सवाल है, वे विशुद्ध रूप से यहाँ यात्रा कर रहे थे। आइए फिर चलें और देखें, झांग हान ने कहा। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के लौ के दरवाजे की ओर चमका। दरवाजे को ध्यान से देखने के बाद गाई जिनकोंग उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। बाकी मार्शल कलाकारों ने एक दूसरे की ओर देखा। लेई तियानान ने इसके बारे में सोचा और फिर कहा, मैं उनके साथ यात्रा पर जाऊंगा। वाह, ओह, वांग झानपिंग ने बिना कुछ कहे दरवाजे में प्रवेश करने के लिए लेई तियानान का पीछा किया। गाई रुलोंग उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन वह ताकत में अपेक्षाकृत कमजोर था। अफसोस, मैं भाई झांग जैसा मजबूत आदमी कब बन सकता हूँ। गाई रुलोंग ने खुद को राहत दी और घर लौटने के बाद खेती पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई। मूल रूप से मार्शल आर्ट के एक बहुत ही युवा मास्टर के रूप में उन्हें खुद पर गर्व था, लेकिन जब से वह झांग हान से मिला, उसका घमंड पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उन 4 मार्शल कलाकारों के दरवाजे में प्रवेश करने के बाद जो अन्य लोग अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, वे एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उनके बाईं ओर 100 मीटर से अधिक दूरी पर बैठने की कुर्सियों की कतारें थीं। वे जल्द ही समुद्र तट पर रेत के साथ खुशी से खेलने लगे, उसे विभिन्न आकृतियों में व्यवस्थित किया। दोपहर के 3 बज चुके थे और सूरज डूब रहा था। 1 घंटे से अधिक समय के बाद शाम हो जाएगी और फिर पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा।
उन्हें नहीं पता था कि झांग हान को बाहर आने में कितना समय लगेगा, लेकिन वास्तव में वे बहुत तेज थे। उन उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों के लौ द्वार में प्रवेश करने के बाद गर्म हवा के प्रवाह से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने जो देखा वह हल्के सोने की दुनिया थी। खोजकर्ताओं के शरीर के चारों ओर कोहरे की तरह वे सोने के विशाल विस्तार की तरह लग रहे थे। लेकिन यहाँ प्रवेश करने के बाद सभी मार्शल आर्टिस्टों को थोड़ा भारहीनता का एहसास हुआ, जिससे पता चला कि वे गिर रहे हैं। झांग हान ने खुद को संभालने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और फिर वह हवा में तैरने लगा। ये चरम यान का सुनहरा कोहरा है। झांग हान ने अपनी आत्मा की भावना को बढ़ाया और पाया कि वह इस कोहरे में केवल 30 मीटर तक ही बढ़ सकता है। सौभाग्य से यह कोई अवशेष नहीं था और वह कहीं और भेजे जाने के बजाय अभी भी ज्वाला द्वार के पास था। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद झांग हान ने गाई जिनकोंग, लेई तियानान और वांग झानपेंग को देखा। हालांकि उन्होंने अपने शरीर को सफलतापूर्वक नियंत्रित भी कर लिया, लेकिन वे सुनहरे कोहरे के अलावा अपने आसपास कुछ भी नहीं देख सके, जिससे वे घबरा गए। गाई जिनकोंग दैवीय क्षेत्र के करीब थे और इस तरह उनसे बेहतर महसूस करते थे। वह अब कुछ आत्मिक ज्ञान को भी सक्रिय कर सकता है, लेकिन वह झांग हान को भी महसूस नहीं कर सका, जो उससे 5 मीटर की दूरी पर था। जब गाई जिनकोंग आगे बढ़ने वाला था, झांग हान ने अपनी आत्मा की भावना को रेशम के धागे में बदल दिया और गाई जिनकोंग से संपर्क किया। मैं आपके बाईं ओर 5 मीटर की दूरी पर हूँ। साथ ही झांग हान ने लेई तियानान और वांग झानपेंग को भी उसे ढूंढने में मदद की। इस जगह क्या है? ये पिछली बार की ज्वाला की दुनिया से भी अधिक भयावह है। लेई तियानान ने सांस छोड़ते हुए कहा, यह सच है कि निम्न स्तर के मार्शल कलाकार यहाँ खतरे में हो सकते हैं। अगर हम यहाँ खो जाएं तो क्या हम बाहर जा सकते हैं? वांग झानपेंग ने झांग हान की ओर देखा और पूछा। आवश्यक रूप से नहीं, निम्न स्तर के लोगों के लिए यहाँ खो जाना आसान है। इसके अलावा अगर हम समाधान के बिना किसी जटिल संरचना का सामना करते हैं तो हम बाहर भी नहीं जा सकते, झांग हान ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ चलाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा की भावना को प्रकाश की एक लहर में बदल दिया, जिसने बुलबुले की तरह उन चारों को घेर लिया। उनकी बातें सुनकर गाई जिनकोंग ने भी अपना चेहरा थोड़ा बदल लिया। तो ये कौन सी जगह है? गाई जिनकोंग ने गहरी आवाज में कहा, ऐसी दृष्टि किसी खजाने की भूमि से संबंधित होनी चाहिए। ये चरम यान की भूमि है, झांग हान ने उत्तर दिया। ये जानकर कि लेई तियानान और वांग झानपेंग घबराए हुए थे, झांग हान मुस्कुराया। चिंता मत करो, हम यहाँ सारा खजाना वापस लेने आए हैं। क्या हमारे लिए भी उसका सामना करना संभव नहीं है? लेई तियानान को समझ नहीं आया। जब तक मैं यहाँ हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, झांग हान ने थोड़ा अपना सिर हिलाया। एक्सट्रीम यान के सुनहरे कोहरे की तीव्रता के संदर्भ में ये यहाँ बहुत खतरनाक जगह नहीं थी और एक्सट्रीम यान की इस तरह की छिपी हुई भूमि में लगभग कोई शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवर नहीं थे। जहां तक जोखिम कारकों का सवाल है, वे यहाँ अपेक्षाकृत सुरक्षित थे। चल दर, झांग हान का शरीर हिल गया और उसने आगे तैरने का बीड़ा उठाया। गाई जिनकोंग और अन्य दो ने झांग हान का पीछा किया और उसे परेशान नहीं किया। 10 मिनट बाद झांग हान थोड़ा घबरा गया और उसने अपना रास्ता दाईं ओर बदल लिया। पिछले 10 मिनटों में झांग हान ने कई बार अपनी खजाना सूंघने वाली नाक का इस्तेमाल किया था। चरम यान के सुनहरे कोहरे में खजाने को बेहोश रूप से सूंघ रहा था, जो कभी मजबूत और कभी कमजोर था। लेकिन वह जितना आगे बढ़ता गया, विशेष गंध को सूंघने के बीच का अंतराल उतना ही लंबा होता गया, जिससे पता चलता था कि खजाना स्थल उसके सामने नहीं है। 5 मिनट तक दाईं ओर जाने के बाद झांग हान फिर से दाईं ओर चला गया, फिर 10 मिनट तक चलने के बाद बाईं ओर, फिर दाईं ओर, नीचे और फिर ऊपर चला गया। इस स्थान पर वह चला और रुका, 17 बार मुड़ा और गाई जिनकोंग भी थोड़ा भ्रमित हो गया। हम कहाँ हैं? एक और मोड़ के बाद झांग हान की आंखें चमक उठी। हमें यह मिल गया। कहाँ? लेई तियानान ने चारों ओर देखा और उसने देखा कि अभी भी सुनहरा कोहरा था। हमारे नीचे। झांग हान ने नीचे जाने का मार्ग प्रशस्त किया और उन्हें लगा कि 1 मिनट बाद तापमान अधिक गर्म हो जाएगा। 5 मिनट बाद में स्विश, उनके सामने की तस्वीर अचानक बदल गई। ऐसा लग रहा था कि वे पानी से गिर गए हैं, लेकिन पानी ऊपर चरम यान का सुनहरा कोहरा था। उनके नीचे एक फुटबॉल के मैदान के आकार की समतल भूमि थी जो घास फूस से घिरी हुई थी, जो कि गुयांग घास थी, जो एक प्रकार का प्रथम स्तरीय आध्यात्मिक खजाना था। इसे गुयांग गोली में बनाया जा सकता है, एक औषधीय गोली जो आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने में मदद करती है। बाईं ओर एक पानी का कुंड था, जो अत्यंत साफ पानी की सतह से केवल 3 मीटर लंबा लग रहा था। तालाब का तल सुनहरी फर्श जैसा लग रहा था, जो बहुत चमकीला था। दाहिनी ओर कुछ दूसरे स्तर की जड़ी बूटियां थीं, जिनमें 1 दर्जन से अधिक प्रजातियां शामिल थीं, और यहां तक कि तीसरे स्तर की जड़ी बूटियों का एक छोटा सा भूखंड भी था। लेकिन झांग हान ने इस सब को नजरअंदाज कर दिया। वह सबसे अंदर की तरफ देख रहा था, जहां 9 पंखुड़ियों वाला 2 मीटर लंबा फूल था, जो आकार में बेहद भरा हुआ था। प्रत्येक पंखुड़ी का क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर था, ठीक उसी तरह जैसे एक फूल कई गुना बढ़ जाता है। सभी पंखुड़ियां बिल्कुल सफेद थीं और यहां तक कि सूर्य के प्रकाश को भी प्रतिबिंबित कर सकती थीं। फूल का व्यास मानव जांघ जितना मोटा था और यह क्रिस्टल सफेद भी था। इस फूल को देखकर झांग हान मुस्कुराया। सूर्य पुष्प। उसके सामने ये सनफ्लावर 5वें चरण का आध्यात्मिक खजाना था, जो थंडर यांग पेड़ के समान स्तर पर था। ये फूल कई किसानों के लिए बेकार था, लेकिन झांग हान को इसकी सख्त जरूरत थी। यह अपने क्षेत्र में हर चीज को बढ़ावा दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इस भूमि पर हुआ था। मूल रूप से वे फूल और पौधे साधारण थे, लेकिन सूर्य फूल के प्रभाव में उन्हें धीरे धीरे पहले, दूसरे या तीसरे स्तर पर आध्यात्मिक खजाने में पदोन्नत किया गया। लेकिन सूर्य पुष्प को कृषकों द्वारा सीधे अवशोषित नहीं किया जा सका या गोलियों में नहीं बनाया जा सका। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सीधे तौर पर कृषकों को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता। झांग हान जानता था कि यह सनफ्लावर अब उसके लिए बहुत उपयुक्त है। जब इसे माउंट न्यू मून में ले जाया गया, तो झांग हान के पूरे क्षेत्र को धीरे धीरे एक आध्यात्मिक खजाने में उन्नत किया जाएगा, जिससे यह एक वास्तविक खजाने वाली भूमि बन जाएगी। सनफ्लावर का एक अन्य कार्य जिसने झांग हान को आकर्षित किया वह यह था कि यह थंडर यांग पेड़ की वृद्धि और थंडर यांग वुड की परिपक्वता को तेज कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह थंडर यांग वुड को शुद्ध करके उसे परिपूर्ण बना सकता है। खेत के बगीचे में फलों के पेड़ों द्वारा उत्पादित फलों की गुणवत्ता आवश्यक रूप से समान नहीं थी, जो कई कारकों से संबंधित हो सकती है, जैसा कि थंडर यांग पेड़ के मामले में था। परिपक्व थंडर यांग वुड की गुणवत्ता बाहरी कारकों से भी संबंधित थी। यदि थंडर यांग वुड की गुणवत्ता उच्च नहीं होती, तो इसे केवल उच्च स्तर से नीचे की गोलियों में ही बनाया जा सकता था। लेकिन सबसे शुद्ध थंडर यांग वुड को संभवतः दैवीय स्तरीय थंडर यांग पिल में बनाया जा सकता है, जो पहले वाले की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था। यह एक सार्थक यात्रा है। अपने साथियों के साथ जमीन पर उतरने के बाद झांग हान ने भावुक होकर आह भरी।
लेई त्यानान और वांग जानपिंग, जो झांग हान की तरह शांत नहीं थे, दोनों अब स्तब्ध थे। लेई त्यानन ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, धिक्कार है। इतनी सारी प्राकृतिक बहुमूल्य सामग्रियां। यह वांग जानपिंग के होंठ थोड़े कांप उठे, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर मैं गलत नहीं हूं। गाई जिंगकोंग ने सनफ्लावर को देखा और गहरी आवाज में कहा, सामने वाला सफेद फूल पौराणिक सनफ्लावर होना चाहिए। हिस, कोई दिव्य वस्तु। लेई त्यानान और वांग जानपिंग आश्चर्यचकित थे। हाँ, यह एक दिव्य वस्तु है, लेकिन ये साधना के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य का फूल किसी के क्षेत्र का पोषण कर सकता है, इसमें बहुत समय लगेगा। यदि यह सूर्य पुष्प बाहरी दुनिया में उगता, तो ये परिवारों और संप्रदायों के बीच कई संघर्षों का कारण बनता। सूर्य का फूल एक परिवार की रोशनी और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। गाई जिंगकोंग मुस्कुराए और झांग हान की ओर देखा। यहाँ सबसे कीमती चीज आपकी है। उसके बाद उसने चारों ओर उन सभी प्राकृतिक बहुमूल्य सामग्रियों को देखा और मुस्कुराया। बेशक, आप अपनी पसंद के अनुसार अन्य प्राकृतिक कीमती सामग्री ले सकते हैं। मार्शल कलाकारों के लिए, सामान्य लोगों के लिए धन की तरह, प्राकृतिक बहुमूल्य सामग्री उन्हें गहराई से आकर्षित करेगी। गाई जिंगकोंग ने युवक के साथ अपने संचार के माध्यम से झांग हान की अधिक से अधिक सराहना की, लेकिन वह उसके सुझाव पर झांग हान की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग हान ने यहाँ का सारा खजाना ले लिया, लेकिन इससे ये साबित हो जाएगा कि झांग हान भी एक लालची व्यक्ति था। हालांकि झांग हान अन्य खजानों पर एक नजर डाले बिना मुस्कुराया। सूरज का फूल मेरे लिए काफी है। यहाँ एक और खजाना है जो आपको दैवीय क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। वास्तव में गाई जिंगकोंग आश्चर्यचकित था। सबसे पहले वह झांग हान की पसंद से आश्चर्यचकित था। अप्रत्याशित रूप से झांग हान इतने सारे खजानों का सामना करते हुए भी शांत रह सकता था। गाई जिंगकोंग ने युवक की बहुत प्रशंसा की। वह ऐसी उपलब्धियों के साथ केवल 27 वर्ष का है और उसका भविष्य, वह वास्तव में आशाजनक है। लेकिन अगर वह जानता था कि झांग हान 500 वर्षों तक कल्टीवेशन वर्ल्ड में रहा था, वह पाएंगे कि उम्र के लिहाज से झांग हान उनके पूर्वज हो सकते हैं। दूसरे, वह झांग हान की अवलोकन क्षमता से आश्चर्यचकित था। गाई जिंगकोंग ने पुष्टि करने से पहले कई बार जांच की थी कि यह सनफ्लावर यहाँ का एकमात्र दिव्य स्तर का खजाना था। क्या कुछ और है जिसे मैं नहीं देख सकता? आइए इसे जांचें, जो आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगा, झांग हान ने उत्साह से कहा। उन्होंने मैदान के बाईं ओर लगभग 50 मीटर व्यास वाले तालाब तक रास्ता दिखाया। क्या यह उस पूल में है? गाई जिंगकोंग आश्चर्यचकित था। लेई त्यानान और वांग जानपिंग ने उनका अनुसरण किया। उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई क्योंकि यहाँ कोई अन्य मार्शल आर्टिस्ट नहीं था और सारा खजाना उन्हीं का था। वे शीघ्र ही तालाब पर पहुंच गए। गाई जिंगकोंग ने पूल को ध्यान से देखा और फिर वह पानी में अपना हाथ डालने के लिए नीचे बैठ गया। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाईं और दूसरों से कहा, तालाब की गहराई कुछ मीटर से अधिक है। ऐसा लग रहा था कि पूल केवल 3 से 5 मीटर गहरा था और गाई जिंगकोंग ने अपनी आत्मा की भावना को जितना संभव हो उतना नीचे तक बढ़ाया। हालांकि जब वह अंततः 6 मीटर की गहराई तक पहुंच गया, तो उसने पाया कि नीचे अभी भी पानी था। पूल लगभग 100 मीटर गहरा है। ये सिर्फ देखने की बात है। पानी के नीचे एक छोटा आदमी है। मैं इसे ऊपर खींचूंगा, झांग हान ने उत्तर दिया, फिर अपना दाहिना हाथ नीचे थपथपाया और उसे वापस ले लिया। टकरा जाना। ताल के मध्य में 10 मीटर से अधिक ऊंचा फव्वारा जैसा जलस्तंभ फूट पड़ा। झांग हान के शब्दों को सुनने के बाद गाई जिंगकोंग को लगा कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये 100 मीटर से भी अधिक गहरा है। अब जब वह 100 मीटर की गहराई तक स्कैन करने में सक्षम है, तो उसकी आत्मा की भावना मेरी तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत होनी चाहिए। क्या वह एक राक्षस है? इससे पहले कि वह बहुत चौंकता, पानी का फव्वारा फैलने लगा, मानो पानी से कुछ निकल रहा हो। लेई त्यानान और वांग जानपिंग दोनों घबरा गए। उनके लिए ऐसी अजीब घटना देखने का यह पहला मौका था। यदि वे किसी के गहन कौशल, जादू टोने और तंत्र मंत्र के सामने होते, तो वे इतने घबराए हुए नहीं होते, जो शक्तिशाली थे लेकिन उनके द्वारा अपने रक्त और आध्यात्मिक शक्ति से उनका विरोध किया जा सकता था। आखिरकार झांग हान जैसे शक्तिशाली कुछ ही मार्शल कलाकार थे जो इतने सारे अद्भुत मंत्र जानते थे। उनके सामने पूल, जो केवल कुछ मीटर की गहराई का लग रहा था, लगातार पानी उगल रहा था। उसी समय उनके चारों ओर धधकती ऊर्जा और अजीब क्यूई अधिक से अधिक तीव्र हो गई। ये दर्शाता है कि उनके प्रतिद्वंद्वी ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज तक पहुंच गए होंगे। वह क्या है? बार ड्रैगन। सभी लोग पूल को ध्यान से देख रहे थे। गाई जिंगकोंग अपने ड्रैगन टाइगर स्पीयर को बुलाने की तैयारी कर रहा था। सबकी निगाहों में पूल अभी भी खाली लग रहा था। अचानक पानी की सतह पर कुछ अजीब हुआ। खड़खड़ाहट। उन्होंने 1 मीटर लंबा पीला सुनहरा राक्षस देखा, जो तेज दांतों और चमकदार आंखों और शल्कों वाली सुनहरी मछली जैसा दिखता था। ऐसी मछली को झांग हान ने अदृश्य शक्ति से उठा लिया था। जमीन से 3 मीटर ऊपर हवा में तैरते हुए वह लगातार अपनी पूंछ हिलाता रहा और छटपटाता रहा, लेकिन बल से मुक्त नहीं हो सका। एक मछली। लेई त्यानान भ्रमित थी। ये सिर्फ एक मछली है। मुझे बाढ़ वाले ड्रैगन को देखने की उम्मीद थी। ये बाढ़ ड्रैगन से बेहतर है। झांग हान ने उन्हें मछली के बारे में बताना शुरू किया। हालांकि यह 1 मीटर लंबी ड्रैगन बोनफिश ग्रैंड मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन यह पानी में 30 मीटर लंबाई में एक राक्षस बन जाएगी, जिससे निपटना मुश्किल है। इसमें मजबूत सुरक्षा, अनंत शक्ति और बेहद तेज गति है। झांग हान ने केवल एक सरल स्पष्टीकरण दिया। वास्तव में एक परिपक्व ड्रैगन बोनफिश इनेटनेस लास्ट स्टेज तक पहुंच सकती है, जिसमें न केवल रक्षा, शक्ति और गति का लाभ था, बल्कि अलौकिक शक्ति भी थी। शायद एक ड्रैगन बोन मछली इतनी दुर्जय नहीं होती थी, लेकिन झांग हान समूहों में हजारों ऐसी मछलियां देखा करते थे जो बवंडर की तरह दिखती थीं। इस प्रकार की मछलियां बहुत तेजी से प्रजनन कर सकती हैं, और झांग हान का इरादा अपनी खाने की मेज पर एक स्वादिष्ट व्यंजन जोड़ने के लिए इसे प्रजनन के लिए वापस लाने का था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रैगन बोनफिश का पूरा शरीर एक खजाना था, जो मार्शल कलाकारों के शारीरिक गुणों में सुधार कर सकता था। क्या यह मछली मुझे सफलता हासिल करने में मदद करेगी? गाई जिंगकोंग भ्रमित थी। यह मछली अभी तक ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंची है। यह मुझे दिव्य लोक तक आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता है? वांग जानपिंग और लेई त्यानान ने भी इस पर विश्वास नहीं करने का साहस किया। झांग हान ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा हिलाया और बिना उन्हें अनुमान लगाए कहा, यह मछली नहीं बल्कि इसके मुंह में मोती है। मोती चरम यांग की इस भूमि का मूल है। पाह। झांग हान के दाहिने हाथ की एक लहर के साथ ड्रैगन बोन मछली को अचानक थप्पड़ मारा गया। उसने अपना मुंह खोला और हथेली के आकार का एक शुद्ध सफेद मोती उगल दिया। मोती को देखकर झांग हान ने उसे अपनी आत्मिक इंद्रिय से स्कैन करना शुरू कर दिया। जैसे ही झांग हान ने उसे अपनी आत्मिक अनुभूति से छुआ, मोती चमक उठा।
सूरज की तरह चमकदार, ऐसा लग रहा था कि उस पल चरम यान की पूरी भूमि कांप रही थी। कबूम, तभी तेज हवा चली। खोजकर्ताओं की निगाहों के नीचे उनके चारों ओर की सुनहरी रोशनी और धधकती ऊर्जा मोती में परिवर्तित होने लगी। मोती ने एक अथाह छेद की तरह चरमयान की भूमि में सारी धुंध को सोख लिया। बाद में प्रकाश का एकमात्र स्रोत मोती के साथ यह क्षेत्र हल्के सुनहरे से गहरे रंग में बदल गया। हम एक खंभे पर खड़े हैं। लेई त्यानान ने चारों ओर देखा और पाया कि फुटबॉल मैदान एक स्तंभ का शीर्ष मात्र था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके ऊपर एक विशाल गुफा है और उनके नीचे की खाई उभरते हुए मैग्मा से भरी हुई थी। यह आपको दैवीय क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। झांग हान ने गाई जिंगकोंग की ओर देखा और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए हमारे साथ हांगकांग जाना जरूरी है। अगर मैं सूरजमुखी लगाऊं तो आपको सूरज से क्यूई की लहर मिलेगी। झांग हान की उंगलियों के मार्गदर्शन में वह मोती धीरे धीरे गाई जिंगकोंग के पास चला गया। वह ड्रैगन बोनफिश सोने के मोती को वापस पाने की व्यर्थ कोशिश करते हुए और अधिक तीव्रता से छटपटाने लगी। यह गाई जिंगकोंग उत्साह में मोती लेने के बाद कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह किसी बात को शालीन तरीके से कहने में माहिर नहीं थे। जब लेई त्यानान अपनी भाषा को व्यवस्थित करने में व्यस्त था तो झांग हान ने लेई त्यानान और वांग झानपेंग से कहा, चलो एक बड़ी सफाई करते हैं। ठीक है। लेई त्यानान ने खुशी जताई और वांग झानपेंग के साथ तेज गति से सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कटाई शुरू कर दी। झांग हान गाई जिंगकोंग को देखकर मुस्कुराया और फिर सनफ्लावर की ओर दौड़ा। झांग हान के दाहिने हाथ की एक लहर के साथ पूरा सूर्य फूल अपनी जड़ के साथ गायब हो गया। लेई त्यानान और वांग झानपेंग ने सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने और उन्हें जमा करने में 5 मिनट बिताए। हान, उनमें से कुछ लेने आओ। आप उन्हें अपने पहाड़ में लगा सकते हैं और हमारे लिए एक आध्यात्मिक खेत बना सकते हैं, वांग झानपेंग ने कहा। हाँ, लेई त्यानान ने सिर हिलाया। मैं उन रत्नों के बदले उनमें से कुछ ले लूंगा। बाकी आप साझा कर सकते हैं। सोने के मोती के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं बाकी नहीं लूंगा। बस उनमें से कुछ को उन मार्शल कलाकारों के साथ साझा करें जिन्होंने रत्न दिए। गाई जिंगकोंग ने ध्यान से सोचने के बाद जड़ी बूटियों का केवल 5वां हिस्सा लिया। लेई त्यानान ने उनमें से 5वां हिस्सा ले लिया। वांग झानपेंग ने बची हुई आधी जड़ी बूटियां हटा दी और वापस जाकर एक आध्यात्मिक खेत खोलने की योजना बनाई। चलो वापस चलते हैं। झांग हान ने अपने साथ ऊपर की ओर उड़ने के लिए ड्रैगन बोन मछली को नियंत्रित किया। वह दूर से अपने सामने दाहिनी ओर जलता हुआ दरवाजा देख सकता था। उन्हें यहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा और वापस जाने में 5 मिनट लगे। झटका, झपट्टा मारना, झपट्टा। 4 व्यक्ति गेट से बाहर निकल गए। उन्हें देखकर गेट के बाहर मौजूद अन्य लोग उत्साहित हो गए। अब शाम हो चुकी थी और सूरज ने आकाश के पश्चिम की ओर से अपनी आखिरी रोशनी छोड़ी। झांग हान और उसके दोस्तों के बाहर आने के बाद वे जल्द ही लोगों के एक समूह से घिर गए। ग्रैंड मास्टर गाय, क्या आपको वहां कुछ मिला? दादाजी, क्या आप इस बार दिव्य लोक में आगे बढ़ पाएंगे? ये बिल्कुल काला हो गया और एक ब्लैक होल जैसा दिखने लगा। ये भयानक था। वाह, वह कौन सी मछली है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब उसके आसपास हर कोई बात कर रहा था तो झांग हान ने अपनी आत्मा की भावना से लौ का दरवाजा बंद कर दिया, जो जल्द ही उन सभी रत्नों की शेष ऊर्जा के साथ गायब हो गया। फिर उसने गर्जनशील ज्वाला कृपाण को वापस अपनी अंतरिक्ष रिंग में डाल दिया। ऐसे दिव्य हथियार रखने के कारण कई लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। झांग हान के पास अब दानव नृत्य तलवार, स्वर्ण कवच, ताश के पत्तों का एक पूरा सेट और दहाड़ती ज्वाला कृपाण है। वह खजानों से बहुत समृद्ध है। लेकिन वांग झानपेंग सहित किसी ने भी झांग हान को कृपाण का उपयोग करते नहीं देखा था और वे नहीं जानते थे कि क्या वह कृपाण से लड़ सकता है। ठीक है, जिन लोगों ने हमें अभी अभी रत्न उपलब्ध कराए हैं वे इन प्राकृतिक बहुमूल्य सामग्रियों में से 2 गुने मूल्य के रत्न चुन सकते हैं। गाई जिंगकोंग ने अपनी भुजाएं लहराईं और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का ढेर दिखाई दिया। उसी समय लेई त्यानान ने अपने अधीनस्थों को कुछ जड़ी बूटियां भी दी। कई लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में इतने सारे खजाने वाली एक अद्भुत भूमि होगी। खजाना आवंटित करने के बाद गाई जिंगकोंग ने कहा, मैं इस बार मेरी मदद करने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लिनहाई में हमारा व्यवसाय अब समाप्त हो गया है। आप वापस जा सकते हैं। मैं उनके साथ हांगकांग जाऊंगा। इसलिए सभी का यात्रा कार्यक्रम निर्धारित किया गया। लेई त्यानान और गाई जिंगकोंग के आदमी आज रात को चले जाएंगे। गाई जिंगकोंग और गाई रुलोंग को यहीं छोड़कर अगले दिन झांग हान के साथ हांगकांग जाएंगे। योजना बनाने के बाद वे दूसरी तरफ चले गए जहां आराम कुर्सी थी। मिंग मैंग झांग हान को देखने के बाद उसकी ओर भागी, लेकिन जल्द ही उसके हाथ में मछली देखकर भ्रमित हो गई। पापा, वह मछली बहुत बड़ी है। हाँ, झांग हान ने ड्रैगन बोनफिश पर एक नजर डाली और उत्तर दिया, चलो इसे वापस लाते हैं। ठीक है। एक दूसरे से बातचीत करने के बाद वे एक के बाद एक नाव पर चढ़ गए। झांग हान के हाथ में 1 मीटर की बड़ी मछली काफी आकर्षक थी। उस रात उन्होंने रोंग परिवार के डाइनिंग हॉल में खाना खाया और रोंग चांगजियांग ये जानने के बाद उदास हो गए कि झांग हान अगली सुबह हांगकांग के लिए रवाना होंगे। उन्होंने मार्शल आर्ट के ज्ञान के बारे में अभी तक झांग हान से सलाह नहीं ली थी, जिससे झांग हान की ताकत के मामले में उन्हें बहुत फायदा होगा। रोंग चांगजियांग ने जियाली के लौटने का इंतजार करने का फैसला किया, जबकि रोंग जैनिक्सिंग, रोंग परिवार के मुखिया, रोंग झेनमाओ, रोंग योंग, रोंग फैन और रोंग हान सभी झांग हान के साथ बातचीत करने आए थे। वांग सिबेई उनसे संपर्क करने से बहुत डर रहे थे। वे रात 9 बजे तक बातें करते रहे और फिर अपने अपने घर चले गए। झांग हान ने धीमी आवाज में कहानी सुनाई, जिससे माँ और बेटी जल्द ही सो गईं। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे गाई जिंगकोंग और गाई रुलोंग ने रोंग परिवार के काफिले में झांग हान का पीछा करते हुए लिनहाई शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचाया। ड्रैगन बोन मछली को एक कांच के कंटेनर में रखा गया था और झाओ फैंग और एल्डरमिंग द्वारा ले जाया गया था। मिंग मैंग ने लिनहाई में अच्छा समय बिताया और वह हांगकांग लौटने के लिए उत्सुक थी। उसने कई दिनों से 2 ही शक्तियों के साथ नहीं खेला था। मिंग मैंग और जी यान कांच के कंटेनर की ओर चले और मछली को ध्यान से देखा। मिंग मैंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, बड़ी मछली, हम वापस आने के बाद तुम्हें बड़ी हेहे और छोटी हेहे से मिलवाएंगे। वे बहुत अच्छे हैं। मिंग मैंग की सुंदर उपस्थिति ने जिया यान को खुश कर दिया। मछली शादी की बातें नहीं समझती। झांग हान जी यान के दाहिनी ओर खड़ा था और गया जिंगकोंग के साथ बात कर रहा था। उनके बगल में रोंग चांग समुदाय और रोंग परिवार के कुछ प्रमुख सदस्य थे जो उन्हें छोड़ चुके थे। वांग झानपेंग और अन्य उनके पीछे थे। हालांकि वे एक निजी विमान ले जा रहे थे, लेकिन उन्हें हवाई अड्डा पार करना पड़ा और हवाई अड्डा के किनारे बने हुए हैं। सीधे दरवाजे से अंदर जाएं और हवाई जहाज से 2 मिनट तक पैदल चलें। इस क्षेत्र में 3 निजी विमान थे, जिनमें झांग हान का विमान सबसे शानदार था।
एक तरफ एक छोटा सा विमान था और 7 या 8 लोग एक युवा जहां के पीछे पीछे उसके उसी विमान के सामने तक जा रहे थे। चाइल्ड लिन, इस बार हमने आपके साथ व्यवहार नहीं किया। मैंने सोचा कि आप कुछ दिन और रुक सकते हैं। हाँ, ससुराल लिन, आपके लिए वापस जाने का निर्णय लेना बहुत अचानक है। आपने लिन हाई यूनिवर्सिटी में उस लड़की को नहीं पकड़ा है ना? जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। जहां उन्होंने शांगजिंग सिटी के 4 यंग मास्टर्स से एक लिंजी को लिया था। ये सुनने के बाद लिंजी ने हाथ हिलाया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? सामने देखो। स्विश, उन्होंने देखा कि छोटी पोशाक और काली रेशमी मोजे में एक लंबी लड़की हवाई जहाज के दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और लिंजी की ओर अपना हाथ लहरा रही थी। हिस, वे चौंक गए। लिन हाई यूनिवर्सिटी की लड़की इतने सेक्सी तरीके से कैसे कपड़े पहन सकती है? क्या उसने कई दिन पहले लिन को मना नहीं किया था? डोंगहू, झांग हान का एक छोटा भाई, अब लिन जी के पास खड़ा था। उसने मुस्कुराया और कहा, भाई लिन, कल ने रात उसके साथ अच्छी समय सीमा। डोंगहू के ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी वसीयत हैंड कार की दुकान बंद कर दी और लिन जी के लिए काम किया। चाहत ने पाया कि डोंगहू न केवल बुरा था, बल्कि गिर भी रहा था। लेकिन ऐसा लड़का जोकर के रूप में लिन जी का मनोरंजन करने के लिए उपयुक्त था, इसलिए लिन जी इस बार उसे लिन हाई में ले आई। इसके अलावा वह जानता था कि डोंगहू एक ऐसा व्यक्ति था जो धार्मिकता छोड़ने के लिए प्रेरित हो सकता था। लिन जी के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि डोंगहू ने लियू फैन को छोड़ दिया और उनकी कोचिंग बन गई। चाइल्ड लिन, मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 2 दिन में ऐसा करोगे। यह आश्चर्यजनक है। लिन जी के पीछे कई लोग उनकी चापलूसी करने लगे। वे वास्तव में लिन जी की प्रशंसा करते हैं क्योंकि गू परिवार का सबसे बड़ा बेटा भी उसी समय उस लड़की का पीछा कर रहा था, जो किसी भी कारण से 2 दिनों में दिखाई नहीं दिया, जिससे लिन जी के लिए इतना अच्छा अवसर निकल गया। चाइल्ड लिन के पास ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको इतनी जल्दी शांगजिंग वापस जाने के लिए मजबूर कर रही है? लिन जी के पास बैठे एक व्यक्ति ने पूछा। लिन जी के अलावा इस समूह के लोगों में उनका स्थान सर्वोच्च था। वह जानता था कि लिन जी ने आधे महीने के लिए लिन हाई में रहने की योजना बनाई थी, लेकिन वास्तव में उसने यहाँ 1 सप्ताह से भी कम समय बिताया। लिन जी को कल 2 कॉल आई और उन्होंने तुरंत विमान के रवाना होने की व्यवस्था की। जाहिर है, उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। उस आदमी का इरादा उसके साथ बीजिंग जाने का था, लेकिन अगर लिन जी बहुत व्यस्त होती तो वह ये विचार छोड़ देता। कोई गंभीर बात नहीं। लिन जी ने सिर हिलाया। हेवनली स्ट्रेंज की वार्षिक नीलामी शुरू होने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कई वास्तविक प्राचीन वस्तुएं हैं और मैं उन्हें देखने और कुछ उपहार खरीदने के लिए वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। मेरे दूसरे चाचा का जन्मदिन आ रहा है। ओह, क्या ये स्वर्गीय अजीब नीलामी है? चपटे बाल कटवाने वाला व्यक्ति इस समाचार से आकर्षित हुआ। मुझे नहीं पता कि यह चाइल्ड लिन के लिए असुविधाजनक है, लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहूंगा। हाँ, आपका स्वागत है, जियोमा। शांगजिंग वापस जाने के बाद आपका इलाज करने की मेरी बारी है। लिन जी मुस्कुराई। ठीक है, मैं अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए चाइल्ड लिन का अनुसरण करूंगा, मालियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने परिवार की व्यावसायिक सहायक कंपनी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में से एक के रूप में मालियांग को लिन जी जैसे एक मजबूत समर्थक की आवश्यकता थी। इतना विनम्र मत बनो, जियोमा। जहां तक आपकी पहचान का सवाल है, आपकी दृष्टि मेरी दृष्टि से अधिक व्यापक होनी चाहिए। बस मजे करने के लिए मेरे साथ चलो और नीलामी में जो तुम्हें पसंद हो ले लो। लिन जी मुस्कुराई और विमान की ओर चल दी। ऊंची हील वाली वह सेक्सी लड़की उसके कंधे पर आकर झुक गई। लिन जी ने लापरवाही से महिला को गले लगाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और फिर उसके साथ विमान में चढ़ गए। मालियांग लड़की के रवैये से हैरान थे। ये सच था कि वह किसी लड़की को उसकी शक्ल से नहीं आंक सकता था। वह अन्य लोगों को अलविदा कहने के लिए मुड़ा और लिन जी और डोंगहू के साथ विमान के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। जब लिन जी विमान के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा और कहा, होह, क्या गलत है, भाई लिन? डोंगहू ने अपनी नजर उस दिशा में घुमाई। जब उसने उस आदमी को लोगों के दूसरे समूह का नेतृत्व करते हुए देखा जो उनसे बहुत दूर नहीं था, तो उसका चेहरा बदल गया और फिर वह थोड़ा क्रूर हो गया। वह महंगा विमान बहुत अच्छा है। मालियांग की नजर उसी दिशा में विमान पर केंद्रित थी। विमान नहीं, बल्कि वे लोग। लिन जी ने भौहें सिकोड़ ली और डोंगहू की ओर देखा। क्या वह आदमी झांग हान अभी था? आपका क्या मतलब है? डोंगहू आश्चर्यचकित था, क्योंकि लिन जी ने पूछा कि क्या वह आदमी झांग हान था, बजाय इसके कि क्या वह आदमी झांग हान जैसा दिखता था। झांग हान अब आपका नौकर बनने के लायक नहीं है। वहाँ निजी विमान बहुत महंगा है और वह उसे लेने में असमर्थ था। और उस आदमी ने विमान पर चढ़ने का बीड़ा उठाया। वह आदमी झांग हान जैसा दिख सकता है, लेकिन यह वह नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं। आप ठीक कह रहे हैं। लिन जी हंसे। यह अफसोस की बात है कि ऐसा अहंकारी युवक अब इतना दुखी हो गया है। उसके साथ सहानुभूति मत रखो, भाई लिन। झांग हान ने यंग मास्टर लियू की सुपरकार को कई मिलियन युआन में बेच दिया, जो उसके गांव में रहने के लिए पर्याप्त है। डोंगहू मुस्कुराया। हाँ, लिन जी खुश थी। मालियांग उत्सुक थे। झांग हान कौन है? वह। लिन जी ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे निपटना मेरे लिए कठिन था, लेकिन वह बहुत नाजुक था। इसके साथ ही उसने लंबी महिला के कंधे पर अपना हाथ रखा और विमान में प्रवेश किया। डोंगहू, मालियांग और लिन जी के अंगरक्षक उसके पीछे पीछे अंदर आए। विमान चल पड़ा और धीरे धीरे रनवे पर उतर गया। उनके पीछे झांग हान का विमान धीरे धीरे हांगकांग के लिए उड़ान भर गया। वे इन दिनों यात्रा कर रहे थे और जियान को वह महल, दाही और लिटिल ही याद आ गए। उसे पहले इस बात का एहसास नहीं था कि वह अपने घर से इतना प्यार करती है। सुबह 10 बजे विमान मिंगमैन ग्रुप के पीछे एयरपोर्ट पर उतरा। विमान से उतरने के बाद वे साइड पार्किंग निकास की ओर चल दिए। द मिंगमैन ग्रुप, मिंगमैन का मनोरंजक रेस्तरां, पर्पल मून एंटरटेनमेंट कंपनी, स्टार मून बार। गाई जिंगकोंग खुश थी। आपने उनका नाम बहुत ही सामान्य तरीके से रखा है। नहीं, मिंगमैन ने दूसरों के गाई जिंगकोंग को जवाब देने से पहले कहा, दादाजी गाई, ये सामान्य नाम नहीं है। पापा ने ये रेस्तरां विशेष रूप से मेरे लिए बनाया है। गाई जिंगकोंग आश्चर्यचकित रह गया और फिर जोर से हंसने लगा। ठीक है, यह मेरी गलती है। ये सच है। वांग मिंग ने सिर हिलाया। हान ने इस रेस्तरां को विशेष रूप से मिंगमैन के लिए बनाया था और शाखा रेस्तरां उसके कर्मचारियों के लिए है। मनोरंजन कंपनी जियान को अधिक सुविधाजनक तरीके से व्यवसाय करने के लिए है। स्टार मून बार एक अद्भुत डीजेली का है। अच्छा ऐसा है। गाई जिंगकोंग ने सिर हिलाया। यह एक बड़ी कंपनी है और हान के पास व्यवसाय में प्रतिभा है। झांग हान बिना कुछ कहे मुस्कुराए। दरअसल वह बिजनेस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
जब वे बात कर रहे थे, सन मिंग और जू योंग उनकी ओर चले। नया साल मुबारक हो, बॉस, मैडम, मिंग मैंग और सभी को। हालांकि उन्होंने फोन पर पहले ही नए साल की शुभकामनाएं दे दी थी, फिर भी उन्हें एक दूसरे को आमने-सामने बधाई देने की जरूरत थी। वे सभी लग्जरी मोटरसाइकिल में एक साथ माउंट न्यू मूंग गए। जब वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, तो गाई जिंगकोंग फिर से आश्चर्यचकित हो गए। क्या पूरा पहाड़ हान का है? कार में केवल वांग जानपिंग, वांग जानहोंग, गाई रुलोंग और वह थे। हाँ, पूरा पहाड़। वांग जानपिंग मुस्कुराए। हान शक्तिशाली और जानकार है। हमारा वांग परिवार जिहांग में रहता था और वांग मिंग रोंग जियाक्सिन के पति हैं। हमें आश्चर्य हुआ, ये रिश्ता हमारे लिए एक अच्छा मौका लेकर आया और हम सभी हान को अपनी रीढ़ बनाकर पहाड़ में एक खुशहाल जीवन जीने के लिए यहाँ चले आए। अगर यह जियाओ हान के लिए नहीं होता, तो हम रहस्यमय फॉग संप्रदाय द्वारा कुचल दिए गए होते। वांग जानहोंग ने आह भरी। जिहांग के पूर्वी उपनगर में रहस्यमय कोहरा संप्रदाय। गाई जिंगकोंग आश्चर्यचकित था। क्या जियांग किटियान वहाँ संप्रदाय प्रमुख है? हाँ, ये जियांग किटियन है। रहस्यमय फॉग संप्रदाय गठन में प्रमुख है और जियांग किटियन को इस क्षेत्र में अच्छा कहा जाता है। गाई जिंगकोंग ने सिर हिलाया। लेकिन वह हार गया था। वांग जिनपिंग मुस्कुराए। हान रालोद के क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसे मैं या कल्पित किसान समझ नहीं पा रहे हैं। गाई जिंगकोंग स्तब्ध रह गया। मुझे पता चला कि हान ने जिनशा द्वीप में जो गठन किया था, उसके अनुसार उन्हें अच्छा लगा था। लेकिन वह मेरी तीक्ष्णता से अधिक शक्तिशाली होती है। इतना ही नहीं, भाईगा, ये बात करने के बाद आप चाहेंगे कि आप जो जानते हैं वह हिमशैल का टिप है। वांग जानपिंग ने अपना सिर हिलाया और भारी है। गाई रुलोंग ने भी उनका साथ दिया। झांग हान की वर्तमान ताकतें वह बहुत दूर से हासिल कर सका था और वह सिर्फ हिमशैल का टिप था, जो छोटा सा खोखला था। सुबह के 11 बजे थे। क्रेडल का काफिला पत्थर के गेट से ऊपर की ओर चला गया और सीधे रेस्तरां के बाईं ओर तटीय स्थल पर रुक गया। बाहर जाने के बाद जांग हान और उसका दोस्त एक के बाद एक रेस्तरां में चले गए। झाओ फैंग, आहू और लिu जियारन ने अपना पीछा करते हुए कहा, ड्रैगन बोनफिश के साथ मछली टैंक को पीछे के पहाड़ पर ले जाया गया और मछली को तालाब में डाल दिया गया। ड्रैगन बोन मछली तालाब में खुशी से तैरने लगी और कभी कभी पानी से बाहर भी अजीब लगा। यहाँ तक कि जब वह तालाब में अन्य मछलियों को खा रही थी तो दहे और छोटे भी उसे अपनी ओर खींच ले गए। यह क्या है, भाईगाओ, बस यहाँ के कैसल का आनंद लो। मेरा विश्वास है कि आपके द्वारा पहले दिए गए सभी भोजन की तुलना में अधिक स्वादिष्ट हैं। रेस्तरां में प्रवेश करने से पहले वांग जिनपिंग गाई जिंगकोंग को देखकर मुस्कुराएं। आप बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। गाई जिंगलोंग हंसे। स्वादिष्ट भोजन मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। हालांकि जब उसने पहली बार खाना खाया तो वह दंग रह गया। फिर इतना जल्दी हो सके खाना शुरू कर दिया। जब झांग हान और उसके दोस्त भोजन का आनंद ले रहे थे तो पहाड़ पर घूम रहे थे कुछ यात्राओं को हवा में एक सुगंध का पता चला जो रेस्तरां से नहीं था आई। यह क्या है? इसका संगीत बहुत अच्छा है। बॉस रेस्तरां में आज उला कर रहे हैं, लेकिन ये गंध पहले जैसी नहीं है। ये भुनी हुई मछली की गंध की तरह है। लगभग 1 मीटर लंबी मछली का आधा हिस्सा पीछे के पहाड़ी जंगल में एक चट्टान के बगल में एक स्मारक पर शांति से लेटा हुआ था। मछली भुनना था। दहे और लिटिल हे ने उसके शरीर के दूसरे हिस्सों को बांट दिया था और खुशी खा रहे थे। खाते खाते वे कभी कभी आंखों से बातें भी कर लेते थे। कितनी स्वादिष्ट मछली है। कोल्ड इमोर्टल स्कूल के डाइनिंग हॉल में इसकी साज सज्जा और लेआउट बहुत सुंदर और भव्य था। डाइनिंग हॉल में मध्यम क्षेत्र और ऊंची छत थी। अंदर कई भार वहन करने वाले स्तंभ थे जो ऊपर की ओर उड़ने वाले ड्रैगन की तरह दिखते थे। छत पर भी विभिन्न सजावटें थीं, जिनमें कई सजावटी रोशनियां भी थीं जो दूर से एक दूसरे से प्रतिध्वनित हो रही थीं। खाने की मेजों के बीच कोई स्क्रीन नहीं थी और कुर्सियों और मेजों को विशेष रूप से अनुकूलित किया गया था। हॉल की सबसे विशिष्ट विशेषता फर्श से छत तक कांच के 3 पूर्ण टुकड़े थे, जिसने उन श्रमिकों को आश्चर्यचकित कर दिया जो यहाँ फर्नीचर लाए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ खाना बहुत आरामदायक था। वहीं रेस्टोरेंट में 50 सदस्य मौजूद थे। झांग हान के परिवार के सदस्यों की अपेक्षाकृत कम संख्या के अलावा अन्य मेहमानों में लुओ परिवार के लुओ चेंगवन, सेंट किंडरगार्टन के अध्यक्ष लुओ शान, चू परिवार के संरक्षक और हांगकांग के विभिन्न प्रसिद्ध अमीर व्यवसायी शामिल थे। फू होंगशान और तांग जियाई दोनों ने लॉटरी निकाली और एक सदस्य कार्ड खरीदा। दोपहर के भोजन का समय था और कई सदस्य बगल की मेज पर खाना खा रहे थे। शुरुआत में वे सभी रेस्तरां में अकेले बैठे थे। धीरे धीरे वे दोपहर के भोजन के समय एक साथ एकत्र हुए और बातचीत करने लगे और किसी ने रेस्तरां की तस्वीर भी ले ली। कई लोगों ने मजाक में कहा कि अगर इस रेस्टोरेंट में लंच के वक्त बम गिराया गया तो हांगकांग का बिजनेस सकल 10 साल तक पिछड़ जाएगा। रेस्तरां में बहुत सारी मशहूर हस्तियां थीं, जिनमें वर्तमान 3 शीर्ष परिवारों के लोग भी शामिल थे। चौथा परिवार पहले ही झांग हान द्वारा नष्ट कर दिया गया था। रेस्तरां में अभी भी लियू क्विंगफेंग द्वारा भेजी गई रेड वाइन की कुछ बोतलें थीं, लेकिन यहाँ सभी मेहमान इतने अमीर थे कि वे एक शराब कैबिनेट की ओर रुख करते रहे जो क्लासिक कीमती शराब से भरी हुई थी। शराब की सैकड़ों बोतलों वाली यह शराब कैबिनेट इस रेस्तरां की खासियत बन गई थी। हर किसी को मुफ्त में शराब मिल सकती थी, लेकिन बाद में वे मूल व्यक्ति को बिना नाम लिखे नई शराब से भर देते थे, जो उनके लिए बहुत दिलचस्प था। रेस्तरां में मौजूद सभी लोगों ने झांग हान को देखकर उन्हें सलाम किया, लेकिन उन्होंने उसे परेशान नहीं किया क्योंकि वह अपने दोस्तों का इलाज कर रहा था। अचानक भीड़ में से कोई चिल्लाया, ग्रैंड मास्टर गाय, नॉर्थ टाइगर गाय जिंगकांग। उनकी बातों से दूसरे ग्राहक चौंक गए। नॉर्थ टाइगर गाय जिंगकोंग हांगकांग क्यों आया है? ऐसा लगता है कि वह ग्रैंड मास्टर झांग से परिचित है। ये चौंकाने वाला है। वे झांग हान के प्रति गाय जिंगकोंग के सम्मान से और भी अधिक भ्रमित थे। मिस्टर झांग कितने अद्भुत हैं। हालांकि जब उन्होंने देखा कि गाय जिंगकोंग ने भोजन का पहला निवाला खा लिया है और फिर चुपचाप अपनी गति तेज कर दी है, तो वे सभी चुपचाप हंस पड़े। गाय जिंगकोंग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, और विनम्रता ने उस पर विजय प्राप्त कर ली। खाना खाते और बातें करते हुए सभी ने दोपहर के भोजन का अच्छा समय बिताया। पापा, मेरा पेट भर गया है। मिंग मैंग ने खाना खत्म किया, एक गिलास सेब का जूस लिया और चुस्की ली। उसी समय उसने झांग हान और जी यान को उत्सुकता से देखा। जाहिर है, मिंग मैंग दही और लिटिल हेई के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन रेस्तरां में बहुत सारे वयस्क थे और मिंग मैंग को अपने माता पिता की मंजूरी के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा। यह जी यान की अच्छी शिक्षा के कारण था। हालांकि मिंग मैंग धैर्यवान थी, लेकिन झांग हान नहीं चाहता था कि वह लंबे समय तक इंतजार करे। 1 मिनट बाद जी यान को अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए और तौलिए से अपने होंठ पोंछते हुए देखकर झांग हान ने कहा, अपने दोपहर के भोजन का आनंद लें। हम पीछे के पहाड़ पर जा रहे हैं।
बहुत खूब। मिंग मैंग ने अपनी जूस की बोतल नीचे रख दी और खुशी से झांग हान की ओर देखा। उसे बर्बाद मत करो। जियान मुस्कुराया और फिर अन्य मेहमानों से कहा, अंकल गाय और मास्टर वांग, यहाँ अच्छा समय बिताओ। हम मिंग मैंग को पीछे के पहाड़ में दाही और लिटिल ही को खोजने के लिए ले जाएंगे। मैं आपके साथ जाऊंगा। झांग ली ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। मैं भी। जू फी ने चिकन का आखिरी टुकड़ा खत्म किया, संतुष्ट होकर डकार ली और फिर अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। मेरा भी पेट भर गया है। गाई जिंगकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। मेज पर मौजूद ज्यादातर लोग खड़े हो गए और बाहर चले गए। वे धीरे धीरे चले क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना भोजन समाप्त किया था। मिंग मैंग खुशी से आगे दौड़ रही थी। महल बहुत कलात्मक है। जब वे महल के पास से गुजरे, गाई जिंगकोंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तभी वह पीछे के ऊंचे पेड़ों को देखकर चौंक गया। ये पेड़ अनोखा है। हा हा हा, वांग झानपिंग जोर से हंस पड़े। ये सिर्फ अनोखा नहीं है। वास्तव में, गाई जिंगकोंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह अनोखा पेड़ एक दिव्य वस्तु थी। थंडर यांग ट्री की ओर चलते हुए और पूरे माउंट न्यू मून को देखते हुए गाई जिंगकोंग ने फिर से आह भरी। इतना बड़ा क्षेत्र वास्तव में अच्छा है। कियानशान में बाग, पशुधन, पालतू जानवर, मछली तालाब और आवासीय क्षेत्र एक ऐसा शहर बनाते हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है। मिंग मैंग ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने छोटे पैरों के साथ आगे की ओर दौड़ती रही। दौड़ते समय वह चिल्लाई, बड़ी हे, छोटी हे, मैं वापस आ गई हूँ। झांग हान ने हवा सूंघी और एक फीकी खुशबू महसूस की। वह 3 सेकंड तक तालाब को देखता रहा और फिर घने जंगल की ओर देखने लगा। दहेई और लिटिल ही तेजी से जंगल से बाहर कूद गए, लेकिन वे एक ही समय में डकार ले रहे थे। झांग हान को देखने के बाद दाही को दोषी महसूस हुआ और उसने उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है, इसने कुछ गलत किया है। छोटा हेई, जो दाही से अधिक एक भाई था, मिंग मैंग की ओर दौड़ा और खुशी से उछल पड़ा। झांग हान के होंठ हिल गए। मैं अभी ड्रैगन बोन फिश वापस लाया हूँ। तुम्हारी इसे खाने की हिम्मत कैसे हुई? मूल रूप से, झांग हान ने ड्रैगन बोन मछली का प्रजनन करने और उन्हें भविष्य में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की योजना बनाई थी। साथ ही, उन्हें समुद्र में अधिपति के रूप में पाला जा सकता है। इसी तरह ये सब खत्म हो जाता है। जब झाओ फैंग ने ड्रैगन बोन मछली को मछली के तालाब में डाला, तो वह दाही और लिटिल ही को चेतावनी देना भूल गया, ये सोचकर कि वे हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं और मछली नहीं खाएंगे। हालांकि, झाओ फैंग के जाते ही ड्रैगन बोन फिश ने परेशानियां पैदा करना शुरू कर दिया। पिटे पैट, पिटे पैट। वह पानी से बाहर कूदा, तालाब के चारों ओर घूमने लगा और जल्द ही एक बड़ी मछली को खा गया। 1 मीटर लंबी मछली तालाब में सबसे बड़ी थी, जो एक बार में एक मछली को काटकर पानी से 5 मीटर बाहर फेंकना पसंद करती थी। तभी ड्रैगन बोन फिश नीचे से छलांग लगाकर उस मछली को खा जाएगी। पानी में ड्रैगन बोन मछली बहुत स्वतंत्र थी। हालांकि, इसकी कार्रवाई ने दाही और लिटिल ही का ध्यान आकर्षित किया। वाह वाह वाह, यह क्या है? ओह वो, मुझे नहीं पता। ओह ओह, ये हमारी मछलियां खा रहा है। ओह वो, मैं इसे देखता हूँ। वाह वाह वाह, ये बहुत अहंकारी है। भाई, चलो इसे मार डालो। ओह, छोटी हेई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, धीमी आवाज में 2 बार पुकारा, खुद को झुकाया और फिर कदम दर कदम तालाब के पास पहुंची। ओह, जल्दी करो, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? दाही के नोटिस के तहत, हुश, एक मछली को फिर से पानी से बाहर फेंकते हुए देखने के बाद छोटी हेई तेजी से उस दिशा में चली गई। ड्रैगन बोन मछली पानी से बाहर कूदने ही वाली थी कि उसने तेज दांतों वाला एक मुंह देखा। काटे जाने वाला था। ड्रैगन बोन मछली हाल ही में झांग हान से बच निकली थी और पानी में एक स्वतंत्र जीवन जीने वाली थी। हालांकि, लिटिल हेई द्वारा काटे जाने से पहले उसने 8 मछलियां खाई थीं। प्लॉप, यह उसके जीवन का अंत था। छोटी हेई बिजली की तरह तेज थी। ड्रैगन बोन मछली को एक बार में ही मारने के बाद वह जमीन पर लौट आए और मछली को अपने मुंह में लेकर दहेई की ओर भाग गई। बहुत खूब, दहेई झिझका। ओह वो, यह मछली मोटी दिखती है। क्या हम इसे बेक करें? कुछ ही देर में पीछे के पहाड़ के घने जंगल में बदबू आने लगी। बेशक, ड्रैगन बोन फिश की मांस की गुणवत्ता, जो ग्रैंड मास्टर चरण के करीब थी, बहुत अच्छी थी। इसके अनूठे प्रकार के पोषण के साथ इसे एक टॉनिक डिश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। झांग हान अपनी आत्मा की भावना से दहेई और लिटिल ही को स्कैन करता रहा। उन्होंने महसूस किया कि दहेई की क्यूई और रक्त बढ़ रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। ये कल्पना की जा सकती है कि दाही की रक्षा की ताकत जल्द ही बहुत बढ़ जाएगी और लिटिल ही का कंकाल भी थोड़ा बदल जाएगा, जिससे उसकी खेती की गति तेज हो जाएगी। झांग हान को पता था कि लिटिल ही 3 से 5 स्तरों को तोड़ने के बाद जल्द ही उसके जैसी गति प्राप्त कर सकता है और यह ध्वनि से भी तेज होगी। झांग हान की नजर को महसूस करते हुए लिटिल ही, जो अभी अभी मिंगमैन के पास आई थी, झांग हान की ओर दौड़ने के लिए मुड़ी। फिर वह जमीन पर बैठ गया, अपनी बड़ी पूंछ हिलाई और झांग हान पर अपनी जीभ उगल दी। इसकी साफ आंखों से अपने मालिक को देखने की खुशी झलक रही थी। जहां तक दहेई की बात है, वह मिंगमैन की ओर दौड़ा, छोटी लड़की को अपने कंधे पर बिठाया और फिर झांग हान के सामने बैठ गया। वो, दहेई ने तालाब की ओर इशारा किया और झांग हान को स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। हमने इसे खा लिया क्योंकि यह परेशानियां पैदा करता रहा। झाओ फैंग ने उनकी ओर देखा और फिर सच्चाई देखकर दंग रह गए। वह आश्चर्य से इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। 2 हेई शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने अभी अभी वह बहुमूल्य मछली खाई है। झांग हान खुश था। उसने हाथ हिलाकर कहा, बस मजे करने जाओ। ओह ओह ओह, हम। दहेई को राहत मिली और वह मिंगमैन को अपनी बाहों में उछालते और पकड़ते हुए पीछे के पहाड़ में पालतू क्षेत्र की ओर भागा। छोटी ही अपने रास्ते में जयकार कर रही थी और दहेई के चारों ओर उछल रही थी। चलो आगे चलें और थोड़ी देर बैठें, झांग हान ने मिंगमैन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि, जब वे आगे बढ़े, तो उन्होंने पाया कि गाई जिंगकोंग आगे नहीं बढ़े। उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गई थीं और वह आश्चर्य से दाही और लिटिल ही को देख रहा था। तुम्हें क्या परेशानी है, दादाजी? गाई रुलोंग भ्रमित था। गाई जिंगकोंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दहेई और लिटिल ही को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वह पीछे मुड़ा और झांग हान की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। अगर मैं सही हूं, वे दोनों ग्रैंड मास्टर स्टेज पर आध्यात्मिक जानवर हैं। हाँ, झांग हान ने सिर हिलाया। गाई जिंगकोंग राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। हान, आपका कोल्ड इमोर्टल स्कूल अद्भुत है। हाँ, वांग जानपिंग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। आप जल्द ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बिल्कुल शुरुआत है।
गाई जिंगकोंग को पता था कि वांग जानपेंग क्या कहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके आश्चर्य का इंतजार करूंगा। अंकल गाई, यहाँ आओ और बैठो। अरे ज़ियाओफेंग, कृपया यहाँ कुछ फल भेजने के लिए किसी को बुलाएं, जी यान ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग हान के परिवर्तन के बाद पूर्व छत्र को हटा दिया गया था और उसकी जगह कुछ पत्थर के मंडप बनाए गए थे। मंडपों का भूभाग थोड़ा ऊंचा था और पूरे पीछे के पहाड़ में लगभग 10 मंडप थे और पानी के तालाब में मंडपों की एक पंक्ति थी ताकि लोग मछली पकड़ सकें। मंडप विभिन्न आकार के थे और मेहमानों के समूह ने अपेक्षाकृत बड़े मंडप को चुना। मंडप में गर्म पत्थरों से बनी एक आयताकार पत्थर की मेज और कुर्सियां थीं और उन पर बैठने पर ठंड या गीलापन महसूस नहीं होता था। यदि पत्थर की कुर्सियां सामान्य दिनों की तरह ठंडी होती और उन पर लंबे समय तक बैठने के बाद लोगों को बवासीर हो जाती तो कोल्ड इमोर्टल स्कूल एक मजाक बन जाता। झाओ फैंग दूसरों को मदद के लिए बुलाने के बजाय खुद फल तोड़ने चले गए। जब वह बगीचे में गया तो उसकी मुलाकात आहू और लियू जियारन से हुई। लियू जियारन अभी भी छुट्टी पर थी, इसलिए वह आहू के साथ हांगकांग की यात्रा करने को तैयार थी। लियू किंगफिंग पहले अनिच्छुक थे, लेकिन उनकी बेटी अब वयस्क हो गई थी और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उसे आहू के चरित्र पर भरोसा था और वह जानता था कि आहू झांग हान की बात मानेगा और लियू जियारन से सगाई होने से पहले निश्चित फल नहीं खाएगा। कई दिनों के अवलोकन के बाद लियू किंगफिंग इस बात पर सहमत हुए कि लियू जियारन आहू के साथ हांगकांग जा सकते हैं। लियू जियारन कोल्ड इमोर्टल स्कूल की हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक थे। कितने सुंदर घर हैं, कितने सुंदर फूल हैं, कितना ऊंचा पेड़ है, महल वास्तव में प्रभावशाली है, बॉस अमीर है, वहां बहुत सारे पालतू जानवर हैं, वे सुंदर हैं, ओह क्या वह गोरिल्ला नहीं है, बहुत बड़ा। लियू जियारन पूरे रास्ते जय जयकार करते रहे। फिर वे झाओ फैंग से मिले और उसके साथ फल लेने के लिए बगीचे में गए। सभी प्रकार के फलों के पेड़ों और सुंदर फलों को देखकर लियू जियारन अपनी लार को नियंत्रित नहीं कर सकी। जोड़े को अपने पीछे चुंबन करते देख झाओ फैंग ने उन्हें परेशान न करने का फैसला किया। उसने फलों का एक बैच उठाया और फिर जल्दी से चला गया। उसने फल धोकर मंडप में भेज दिया। फिर वह उन लोगों के पास गया जो अभी अभी दोपहर का भोजन करके पीछे के पहाड़ पर घूमने आए थे। मेंकी, क्या हमें वहां टहलना चाहिए? झाओ फैंग ने लड़की की ओर देखा और उत्साह से कहा, मैं तुम्हारे साथ जंगल नहीं जाऊंगा। लियांग मेंकी और लियांग हाओ झांग ली से बातचीत करने के लिए झांग हान के मंडप में गए। झाओ फैंग उनके पीछे पीछे पवेलियन लौटे। अन्य लोग भी दृश्यों को देखने और दोपहर के भोजन के बाद अपने खाली समय का आनंद लेने के लिए अन्य मंडपों में गए। वे मेंगमैन को दही और लिटिल ही के साथ खेलते हुए देखना पसंद करते थे। पिछला पहाड़ अब यहाँ मेंगमैन के साथ जीवन शक्ति से भरा हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में दही पूरे दिन सोती रहती थी और छोटी ही टहलने के लिए बाहर नहीं आना चाहती थी। ये स्पष्ट था कि जब झांग हान और उसका परिवार दूर थे तो दाही और लिटिल ही के पास कुछ भी करने की कोई प्रेरणा नहीं थी। केवल प्रत्येक भोजन के समय ही जंगल का धुआं दिखाई देता था। हान, तुम्हारे पास एक खजाना भूमि है। गाई जिंगकोंग ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं गुआंगयू और जियाली के वापस आने पर उनके भाव देखने के लिए उत्सुक हूं। जब भी वह झांग गुआंग्यो के बारे में बात करते थे, गाई जिंगकोंग के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान होती थी। हालांकि झांग हान बहुत शक्तिशाली था, वह गाई जिंगकोंग की युवा पीढ़ी से था और उसके साथ भाई जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता था। भाई गाई, यहाँ सेब आजमाओ। वांग जानपेंग ने मुस्कुराते हुए उसे एक लाल सेब दिया। नहीं धन्यवाद, मैं ज्यादा फल नहीं खाता और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। गाई जिंगकोंग ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। तो फिर आपको इसे आजमाना चाहिए। इसे आजमाएं, वांग जानपेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बिल्कुल ठीक। गाई जिंगकोंग ने विनम्रता से फल लिया। इसका एक टुकड़ा खाने के बाद वह जोर से कहने से खुद को नहीं रोक सका, वाह ये बहुत स्वादिष्ट है। उसने पूरा सेब कुछ ही टुकड़ों में खा लिया। गाई रुलोंग स्तब्ध रह गए। मेरे दादाजी शायद ही कभी फल खाते हैं, सेब तो दूर की बात है। हान, यहाँ के फल विशेष हैं। गाई जिंगकोंग ने बगीचे और फिर अन्य स्थानों को देखा, कुछ खोजने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है और फल कितने सुगंधित हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ कुछ खास होना चाहिए। यहाँ अवश्य ही कुछ प्राकृतिक बहुमूल्य सामग्रियां होंगी, लेकिन उसे आसपास कुछ भी अजीब नहीं दिखा। यहाँ तक कि उसे कुछ मीटर दूर सुगंधित घास पर भी ध्यान नहीं गया। गाई जिंगकोंग की टिप्पणी सुनने के बाद झांग हान मुस्कुराया। तुम्हें ये बाद में पता चलेगा। यहाँ तक कि जियान ने भी अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने गाई जिंगकोंग को फलों की टोकरी की ओर बढ़ते हुए और एक सेब लेते हुए देखा था। किसने अभी कहा कि वह कभी फल नहीं खाता? मेरे पति हर मामले में ताकतवर हैं। जियान ने झांग हान की आंखों में प्यार और आराधना भरी दृष्टि से देखा। उनके रोमांस ने आसपास के कई लोगों को उनके आसपास कट का एहसास कराया। वाह, कई सालों तक इस जोड़े के बीच का प्यार आज भी दिल को छू लेने वाला है। गाई रुलोंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बिना कोई टिप्पणी किए चुपचाप उनके पास बैठे थे। उसने फलों की टोकरी पर ध्यान केंद्रित किया और सोचा कि क्या वे सचमुच इतने स्वादिष्ट थे। तो उसने एक सेब उठाया और खाया, जो कुरकुरा और मीठा था। ये पता चला कि सेब इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। गाई रुलोंग ने उनकी बातें सुनते हुए फल खाना शुरू कर दिया। हालांकि यह अभी तक लालटेन महोत्सव नहीं था, नए साल का माहौल लगभग खत्म हो चुका था। विशेषकर मार्शल कलाकारों के लिए वसंत महोत्सव इतना महत्वपूर्ण नहीं था। आधे घंटे तक बैठने के बाद झांग हान ने मेंगमैन को अपने सामने देखा और पाया कि वह पूरी दोपहर खेलने का इरादा रखती है। इसके बारे में सोचने के बाद झांग हान ने अपना खुद का व्यवसाय संभालने की तैयारी की। अंकल गाई, चलें, झांग हान ने खड़े होकर कहा। क्या आप कुछ करने जा रहे हैं? जी यान ने पूछा। हाँ, झांग हान ने सिर हिलाया। मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा। ठीक है, फिर मैं मिंगमैन के साथ खेलूंगा, जी यान ने जवाब दिया। यहाँ सभी मेहमान 2 ग्रुप में बंट गए थे। जी यान, जू फी, झांग ली, लियांग हाओ, लियांग मिंग की और झाओ फैंग पालतू क्षेत्र में गए। झांग हान, वांग जानपिंग और वांग मिंग थंडर यांग ट्री गए। क्या मैं शुरू करूं? गाई जिंगकोंग ने पूछा कि उसने झांग हान को कब रुकते देखा। मेरे लिए रुको, झांग हान ने उत्तर दिया। वह थंडर यांग ट्री की ओर पीट करके खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ये कहने के बाद वह चुप हो गए और बाकी लोग असमंजस में पड़ गए। वह क्या कर रहा है? सबके देखते देखते 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट बीत गए। जब वे 11वें मिनट तक प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त धैर्यवान थे, झांग हान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और 5 मीटर दूर दिखाई दिया। टकरा जाना, पूरा थंडर यांग ट्री कांप रहा था। दूसरे कदम के साथ झांग हान 4 मीटर आगे चला गया। थंडर यांग ट्री फिर से कांप उठा।
झांग हान द्वारा अपना तीसरा कदम उठाने के बाद थंडर यांग पेड़ की पत्तियां हिलने लगी। गाई जिंगकोंग का चेहरा अचानक बदल गया। एक दिव्य वस्तु। उसने थंडर यांग ट्री की ओर देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना ऊंचा पेड़ एक दिव्य वस्तु थी। झांग हान द्वारा अपना चौथा कदम उठाने के बाद हुश, पास में एक हल्की हवा उत्पन्न हुई और गाई जिंगकोंग को झटका लगा। उसने पाया कि पूरा हरा घास का मैदान भी एक खजाना था। झांग हान द्वारा अपना पांचवां कदम उठाने के बाद गाई जिंगकोंग को जितना अधिक होश आया, उसका चेहरा उतना ही सख्त हो गया। ये पता चला, यह एक असली खजाने वाली भूमि है। पहाड़ और मैदान प्राकृतिक बहुमूल्य सामग्रियों से भरे हुए थे, जो अद्भुत था। जब झांग हान ने अपना पांचवां कदम पूरा किया तो उसने चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी खोली। फूल झड़ जाते हैं। झांग हान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और सनफ्लावर को बुलाया। फूल जमीन से 5 मीटर ऊपर हवा में चमक रहा था और धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। जब सूर्य पुष्प प्रकट हुआ तो पूरे क्षेत्र के सभी पौधे और पेड़ सक्रिय हो गए। गाई जिंगकोंग, जो दिव्य क्षेत्र के करीब थे, ने भी अद्भुत क्यूई को महसूस किया। बस जैसे ही सूर्य पुष्प गिरा, एक अदृश्य लहर ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। यांग क्यूई फैलने लगी। झांग हान ने गटक लिया और सूर्य पुष्प को महसूस करने के लिए पीछे हट गया। वह गाई जिंगकोंग के उच्च स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। सूर्य पुष्प गिरने के 3 सेकंड बाद टकराना, थंडर यांग ट्री अचानक कांप उठा और फिर नीली रोशनी की किरणें सूर्य फूल की ओर एकत्रित हो रही थी। झांग हान आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह क्या था। क्या सूर्य पुष्प की गुणवत्ता मेरे अनुमान से कम है? क्या थंडर यांग ट्री विदेशी चीजें स्वीकार करने को तैयार नहीं है? मुझे नहीं लगता कि मैं अंधा हो गया हूँ। लेकिन अगले ही पल जो बदलाव हुए उससे झांग हान को झटका लगा और वह जल्द ही बहुत खुश हो गया। उन्होंने जो कहा उससे बाकी लोग भ्रमित हो गए। ये सूरज का फूल नहीं है। झांग हान के शब्दों के साथ साथ सनफ्लावर भी बदल गया। थंडर यांग ट्री की सार ऊर्जा की एकाग्रता के साथ सनफ्लावर की शुद्ध सफेद पंखुड़ियां अचानक थोड़ा कंपन करने लगी। खड़खड़ाहट, 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 एक के बाद एक फूलों से चटकने की आवाजें आने लगी और सफेद पंखुड़ियां गिर गईं, जैसे किसी प्राचीन वस्तु से पेंट गिर रहा हो। उन्हें ढकने वाली सफेद सामग्री गायब होने के बाद पंखुड़ियां और तने एक आश्चर्यजनक रंग में बदल गए। ये सूर्य का फूल नहीं था, ये थंडर यांग फूल था, जो सनफ्लावर से कहीं अधिक मूल्यवान था। झांग हान कितना भाग्यशाली था। क्रिस्टल नीले थंडर यांग फूल को देखकर झांग हान मुस्कुराया। क्षेत्र पर थंडर यांग फूल का पोषण प्रभाव सनफ्लावर की तुलना में बहुत बेहतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांग हान के पास थंडर यांग ट्री था। थंडर यांग फ्लावर की मदद से थंडर यांग वुड के उत्पादन का समय बहुत कम किया जा सकता है। जबकि थंडर यांग ट्री लकड़ी तत्व से संबंधित था, थंडर यांग फूल अग्नि तत्व से संबंधित था। यदि झांग हान को जल तत्व के साथ थंडर यांग घास, धातु तत्व के साथ थंडर यांग क्रिस्टल और मिट्टी तत्व के साथ थंडर यांग सैंड मिल सकता है, वह सभी 5 तत्वों को इकट्ठा करेगा और पूरे क्षेत्र को थंडर यांग की भूमि में बदल देगा, जो एक वास्तविक खजाने वाली भूमि थी। थंडर यांग की भूमि में रहने वाले सामान्य लोगों का जीवन काल 300 वर्ष से अधिक हो सकता है। उनमें से थंडर यांग फूल थंडर यांग खजाने के रूप में पाया जाना सबसे कठिन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अनुमानित सनफ्लावर वास्तव में एक छिपा हुआ थंडर यांग फ्लावर था। झांग हान ने राहत की सांस ली क्योंकि केवल सेंट वारियर प्लेनेट के पास इतने सारे आध्यात्मिक खजाने थे। चलो शुरू करो। बढ़ती ऊर्जा के साथ थंडर यांग फ्लावर को देखते हुए झांग हान ने गाई जिंगकोंग की ओर सिर हिलाया। गाई जिंगकोंग के लिए सफलता हासिल करने का समय आ गया है। गाई जिंगकोंग अब गंभीर दिख रहे थे। हिस हु। गाई जिंगकोंग ने खुद को शांत करने के लिए 3 गहरी सांसें ली और फिर वह 2 कदम आगे बढ़कर घास पर क्रॉस लेग करके बैठ गए। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो अचानक उसके हाथ में एक सुनहरा मोती आ गया। जैसे ही चरम यांग का सुनहरा कोहरा और अन्य ऊर्जा मोती से बाहर निकली, झांग हान की आंखें चमक उठी। उसने गाई जिंगकोंग पर एकत्रित होने के लिए अपने क्षेत्र की सभी ऊर्जाओं को नियंत्रित किया। अचानक गाई जिंगकोंग के आसपास एक तूफान दिखाई दिया। खड़खड़ाहट, हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। एक हल्के सुनहरे तूफान ने गाई जिंगकोंग को ढक लिया। उसी समय थंडर यांग फ्लावर की आधी ऊर्जा गाई जिंगकोंग के हाथ में मौजूद सुनहरे मोती में एकत्रित हो गई थी। शेष ऊर्जा हजारों तारों में परिवर्तित हो गई और फिर उल्कापात की तरह पूरे क्षेत्र पर गिर गई। सुखद गंध वाली घास का रंग उज्ज्वल था, भूमि अधिक उपजाऊ थी और सभी तालाबों, मछली तालाबों और रोपण क्षेत्रों में सुधार किया जा रहा था। इन सभी परिवर्तनों को आत्मबोध से ही महसूस किया जा सकता है। वांग झानपिंग, वांग झानहोंग और वांग झानजोंग को छोड़कर जो पीछे के पहाड़ पर जा रहे थे, उपस्थित अधिकांश लोगों को इस बदलाव का एहसास नहीं हुआ। उन तीनों को लगा कि पूरा कोल्ड इमोर्टल स्कूल बदल रहा है। उन्हें इसका मतलब नहीं पता था। झांग हान एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि क्या हो रहा था। हर चीज को बढ़ावा दिया जा रहा था, पहाड़ के नीचे क्रिस्टल नस से लेकर गुफा में स्पिरिट वाटर तक और फिर सतह तक। यह इन 2 प्रकार के थंडर यांग स्पिरिट खजाने द्वारा लाया गया एक व्यापक प्रचार था। थंडर यांग ट्री और थंडर यांग फ्लावर दोनों ही 5 तत्वों से संबंधित थे। यदि झांग हान भविष्य में सभी 5 तत्वों को इकट्ठा करने में कामयाब रहा तो कोल्ड इमोर्टल स्कूल एक खजाने की भूमि पर एक परी महल में बदल जाएगा। झांग हान ने इन सभी परिवर्तनों को महसूस किया और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मास्टर वांग, मुझे वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां दीजिए। ठीक है। वांग झानपिंग ने अपने पर्वत और नदियों के झंडे को बुलाया और सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बाहर निकाल लिया। झांग हान ने थंडर यांग ट्री के एक तरफ नजर डाली। उसके हाथ हिलाने से सामने की सुखद खुशबू वाली घास जमीन से निकलकर दूसरी जगहों पर चली गई। फिर उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाईं और उन्हें पवित्र वृक्षों से घेर दिया, जिससे भूमि का टुकड़ा एक औषधीय क्षेत्र बन गया। इसे ऊर्जा की एक लहर फूटने में सक्षम होना चाहिए। थंडर यांग फ्लावर। झांग हान ने थंडर यांग फ्लावर पर एक नजर डाली। इस तरह थंडर यांग फ्लावर अपनी सर्वोत्तम स्थिति बनाए रख सकता है और हर दिन क्षेत्र का पोषण कर सकता है। झांग हान चिकित्सा क्षेत्र में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते थे क्योंकि उनके पास अब जो कुछ था वह उपयोगी नहीं था। यदि तीसरे स्तर की 5 जड़ी बूटियों को चौथे स्तर पर उन्नत किया जा सकता है और 50 से अधिक दूसरे स्तर के आध्यात्मिक खजानों को तीसरे स्तर पर उन्नत किया जा सकता है, तो वह उनके साथ आध्यात्मिक गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। एक आध्यात्मिक गोली सुरक्षा समूह के सदस्यों की आध्यात्मिक शक्ति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, जो जल्द ही उच्च स्तर पर आगे बढ़ेंगे। झांग हान के 5 जनरल्स गोली के साथ ग्रैंड मास्टर स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए थंडर यांग फ्लावर को अपेक्षाकृत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यानी इसके सार का आधा।
थंडर यांग फ्लावर न केवल क्षेत्र का पोषण करता है, बल्कि थंडर यांग श्रृंखला के सबसे शक्तिशाली स्पिरिट खजाने के रूप में अन्य 4 स्पिरिट खजानों का भी पोषण करता है। हालांकि थंडर यांग फ्लावर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है, समय के साथ थंडर यांग ट्री द्वारा इसे भी बहाल कर दिया जाएगा। मैं इसे आजमा सकता हूँ। झांग हान ने इसके बारे में सोचा और अपना मन बना लिया। पूरे क्षेत्र के केंद्र में 20 से अधिक तीसरे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, लेकिन केवल 5 प्रकार की थीं जिन्हें झांग हान उन्नत करना चाहता था, जिनमें से 3 चौथे स्तर के बहुत करीब थीं। झांग हान अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। यदि वह उन सभी को सुधार नहीं सका, तो वह उनमें से 3 को उन्नत कर सकता था। झांग हान के हाथ के एक झटके के साथ थंडर यांग ट्री ने अचानक बहुत सारी ऊर्जा छोड़ी, जिसे वांग झानपेंग ने महसूस किया। ये थंडर यांग फ्लावर पर इकट्ठा हुआ और उसने गर्म ऊर्जा की एक धारा उगल दी, जो दबा क्षेत्र में गिरी। टकरा जाना। पूरे मैदान में सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हिल उठीं। 5 मिनट बाद झांग हान को संतोषजनक परिणाम मिला। सभी 5 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चौथे स्तर पर अपग्रेड किया गया था और दूसरे स्तर की 90% जड़ी बूटियों को उन्हें तीसरे स्तर पर अपग्रेड किया गया था। फिर ऊर्जा नष्ट हो गई और थंडर यांग फ्लावर का रंग बहुत धुंधला हो गया। चौथे स्तर पर नव प्रचारित 5 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों ने ऊर्जा की एक धारा भेजी, जिसे थंडर यांग फ्लावर ने अवशोषित कर लिया, जिससे वह थोड़ा ठीक हो गया। क्यों? झांग हान को आश्चर्य हुआ। थंडर यांग फ्लावर की गुणवत्ता जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक है। वांग झानपेंग यहाँ हो रही हर चीज से हैरान थे। हान, क्या मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ? ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, वांग झानपेंग ने असमंजस में कहा। हाँ, यह अजीब है। झांग हान ने सिर हिलाया। गाई जिंगकोंग उनसे ज्यादा दूर नहीं बैठे थे। सुनहरी रोशनी ने एक कोकून बना लिया था जिसने उसे लपेट लिया था। इससे पता चला कि गाई जिंगकोंग की खेती एक स्थिर चरण में प्रवेश कर गई थी, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए उन्हें अभी भी दिन में 5 घंटे की जरूरत थी। ये कहने के बाद झांग हान पीछे के पहाड़ में पालतू क्षेत्र में चला गया। वांग झानपेंग, वांग झानहोंग और वांग झानजोंग ने एक दूसरे को देखा और फिर दवा क्षेत्र के सामने चले गए। वे चिल्लाए बिना नहीं रह सके। क्या वे उन्नत हैं? वाह, इतनी सारी पवित्र वस्तुएं। ये बहुत अजीब और आश्चर्यजनक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झांग हान ने उनके उद्गारों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे पालतू क्षेत्र में चले गए। उन्हें लगा कि दाही और लिटिल हेई, जो खेल रहे थे, दोनों को पदोन्नत किया गया था। ड्रैगन बोनफिश को धन्यवाद। दहेई की क्यूई और रक्त में 20% की वृद्धि हुई थी और छोटी हेई की हड्डियां सख्त हो गई थीं। लेकिन मछली ने उन्हें खेती में मदद नहीं की और वे अभी भी ग्रैंड मास्टर मध्य चरण से कुछ दूरी पर थे। ये दोनों लोग मिंग मैंग के आसपास खुशी से खेल रहे थे। जब मिंग मैंग थकी नहीं थी तो वह दौड़ी और कूदी और फिर दहेई के कंधे पर आराम किया। जी यान और अन्य लोग पालतू क्षेत्र के किनारे एक मंडप में बैठे थे। झांग हान को आते देख झांग ली ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, क्या आप हमारे साथ महाजोंग खेलना चाहेंगे? महाजोंग। झांग हान आश्चर्यचकित था। उसने काफी समय से यह शब्द नहीं सुना था। झांग हान के उत्तर देने से पहले झांग ली ने कहा, मैं अपनी भाभी मिंग की और फेफी के साथ खेलूंगा। आप एक तरफ बैठकर मेरी भाभी को सलाह दे सकते हैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं। झांग हान झांग ली से खुश था। उन्होंने पहले से ही सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित कर रखा था। हाँ, मैं बस विनम्र हो रहा हूँ। झांग ली शरारत से मुस्कुराए। चलो, मैं तुम्हें खेलते हुए देखूंगा। झांग हान ने सिर हिलाया। फिर वे पास की छोटी मेज पर चले गए और झाओ फैंग जल्द ही एक महाजोंग मशीन के साथ वापस आ गए। हालांकि महल में कोई महाजोंग मशीन नहीं थी, फिर भी ऐसे अन्य लोग थे जो इसे खेलना पसंद करते थे, जिनमें वान परिवार की कई लड़कियां भी शामिल थीं। महाजोंग मशीन और कुर्सियों की व्यवस्था होने के बाद झाओ फैंग लियांग मिंग की के पीछे बैठे, लियांग हाओ झांग ली के पास बैठे और झांग हान जी यान के पास बैठे। अहम, भाई, आपको धोखा देने की अनुमति नहीं है। उनके शुरू होने से ठीक पहले झांग ली ने झांग हान की ओर देखा और उसे चेतावनी दी। हाँ जीजाजी, आप धोखा नहीं दे सकते, नहीं तो गेम बोरिंग हो जाएगा। महाजोंग बजाने में सिस्टर यान की कुशलता अच्छी नहीं है और हम सभी उसके पैसे जीतना चाहते हैं। जो फी सहमत हुए। इसमें कौन अच्छा नहीं है? जी यान ने उस पर एक नजर डाली। मुझे नहीं। मैं आपके महाजोंग नियमों से परिचित नहीं हूँ। क्या आप कृपया उन्हें मुझे समझा सकते हैं? लियांग मिंग की ने कहा। ठीक है, मैं पहले इसका परिचय दूंगा और फिर आप एक पूरक बना सकते हैं। तीनों लड़कियां नियमों के बारे में बात करने लगी और जियान झांग हान का हाथ पकड़कर उनके पास चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद एक और समस्या खड़ी हो गई। हमारी शर्त कितनी है? लड़कियों ने अपने बटुए जांचे और सुझाव दिया। क्या 100 युआन ठीक है? ठीक है। खेल शुरू हुआ। झांग हान, झाओ फैंग और लियांग हाओ ने खेल को लापरवाही से देखा। थोड़ी देर के बाद मिंग मैंग थोड़ी देर के लिए झांग हान की बाहों में बैठने के लिए आई और फिर खेलने के लिए बाहर भागी। इस तरह उन्होंने फुर्सत में अपनी दोपहर बिताई। शाम को जब मिंग मैंग महल वापस जाते समय थंडर यांग ट्री के पास से गुजरी तो वह दंग रह गई। पापा, वहां इतना बड़ा अंडा कैसे हो सकता है? उसने गाई जिंगकोंग की दिशा में भ्रमित होकर इशारा करते हुए पूछा। एक, झांग हान ने सोचा और उत्तर दिया, यह एक आभूषण है। ये देखने के लिए है। अच्छा, क्या इसमें कुछ है? मिंग मैंग ने फिर पूछा। उसने सोचा कि यह एक सोने का अंडा है जिसे तोड़ा जा सकता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसे कल ले जाया जाएगा, झांग हान ने उत्तर दिया। वह मिंग मैंग को वापस अपने महल में ले गया। झांग हान और उनके परिवार के पास बेलनाकार इमारत की 5वीं मंजिल पर डाइनिंग हॉल में रात के खाने के लिए हॉटपॉट था। रात के खाने के बाद उन्होंने कुछ देर टीवी देखा जब तक कि 9 बज नहीं गए। वे तीसरी मंजिल पर शयन कक्ष में अपने बड़े बिस्तर पर वापस चले गए। जी यान बिस्तर पर कूद गया और लेट गया। घर पर रहना सबसे आरामदायक है। मिंग मैंग कुछ कदम आगे बढ़ी, बिस्तर के पास गई, अपनी चप्पल उतारी, बिस्तर पर चढ़ गई, खड़ी हो गई और फिर माँ की तरह बिस्तर पर गिर गई और चिल्लाते हुए बोली, घर पर रहना सबसे आरामदायक है। मिंग मैंग फिर उठ बैठी। माँ, क्या हम कुछ देर खिलौनों से खेलें? अब लगभग 10 बज चुके हैं। हमें अपना पाजामा पहनना चाहिए, पापा की कहानी सुननी चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। जी यान ने आगे बढ़कर मिंग मैंग की छोटी नाक की नोक को खरोंच दिया। तो ठीक है, पाजामा पहनो, कहानी सुनो और सो जाओ। जबकि जी यान और मिंग मैंग अपने पायजामा पोशाक में बदल गए, झांग हान ने अपना कोट उतार दिया, बॉक्स शॉर्ट्स में बिस्तर पर आ गए और बीच में लेट गए। जी यान दाईं ओर थी और मिंग मैंग बाईं ओर थी। ये कहानी का समय था। पिछली बार हम कहाँ रुके थे? बौने का राजा बड़ी शार्क से मिला और उससे लड़ना चाहता था। बौनों को नहीं खाना चाहिए, मिंग मैंग बुदबुदाया।
सही, झांग हान मुस्कुराया। मिंग मैंग को ये स्पष्ट रूप से याद था। झांग हान ने कहानी सुनानी शुरू की और माँ और बेटी जल्द ही सो गईं। सामान्य तौर पर जियान देर से सोती थी, लेकिन वह आज पूरी सुबह उड़ती रही और दोपहर भर महाजोंग खेलती रही, जिससे वह थोड़ी थक गई। तो उसे जल्दी ही नींद आ गई। झांग हान भी मन की शांति के साथ बिस्तर पर लेट गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह एक शांत रात थी। अगली सुबह 6:30 बजे बज पूरे माउंट न्यू मून पर एक अत्यंत महीन गुंजन सुनाई दी, जिसके बाद हवा चली। यदि यहाँ के सभी मार्शल कलाकारों ने इसे अपनी आत्मिक भावना से स्कैन किया, तो वे पाएंगे कि यह एक ऊर्जा तूफान था। बस इसी क्षण दहेई और लिटिल हेई अचानक खड़े हो गए और उन्होंने थंडर यांग ट्री की ओर अपनी निगाहें घुमाई, क्योंकि उन्हें लगा कि जागने वाली कोई भयानक चीज है। कोल्ड इमोर्टल स्कूल में वांग परिवार के क्षेत्र में वांग जानपिंग और वांग जानजोंग दोनों ने वांग जानहोंग और वांग मिंग के साथ अपनी आंखें खोली, जो पीछे के पहाड़ में 100 फॉर्मेशन इमेज का अभ्यास कर रहे थे। गाई रुलोंग, जो विला के एक कमरे में आराम कर रहे थे, ने भी असामान्यता देखी। वुदाओ ग्रैंड मास्टर के स्तर से ऊपर के सभी लोगों ने जबरदस्त माहौल महसूस किया। उसने इसे प्रबंधित किया। वे सभी पहाड़ की चोटी पर थंडर यांग ट्री की ओर दौड़ पड़े। बेशक झांग हान इसे महसूस करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने अपने शरीर को धीरे से हिलाया, बिस्तर से बाहर निकला, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कपड़े पहने और फिर बालकनी से नीचे थंडर यांग पेड़ पर कूद गया। यह एक तूफान के केंद्र की तरह था। ओह, झांग हान के साथ होने से दोनों हेई शक्तियां बिल्कुल भी डरी नहीं थीं। दहेई ने भी अपना सिर फैलाया और चिल्लाते हुए उसके सामने सुनहरे अंडे को देखा। ओह उह 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 उह, दाहेई ने भौंकते हुए लिटिल हेई की ओर इशारा किया। भाई, अजीब अंडा यहाँ मुसीबत खड़ी कर रहा है। क्या हम इसे नष्ट कर दें? ओह, छोटी हेई ने अपना शरीर झुकाया, अंडे की ओर देखा और धीमी आवाज में दहाड़ने लगी। यह अंडे को चुनौती दे रहा था। ओह वो, ये चिंता करते हुए कि छोटी हेई अंडे को हरा नहीं सकती, दाहेई ने उसकी छाती पर अपनी 2 बड़ी मुट्ठियां मारी। झांग हान उनसे खुश था। खुद से व्यवहार करो, नहीं तो बाद में तुम्हें पीटा जाएगा। आपको याद न दिलाने के लिए मुझे दोष न दें, झांग हान ने कहा। वो दहेई की अभिव्यक्ति ठिठक गई। फिर उसने अपना सिर खुजाया, मुस्कुराते हुए जमीन पर बैठ गया और चुपके से एक लंबी सांस छोड़ी। मैं उस अंडे को हरा नहीं सकता, नहीं तो मुझे पीटा जाएगा। तभी दहेई ने लिटिल हेई को भी जमीन पर बैठा पाया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ अभिनय कर रहा हो। उनके सामने क्यूई अधिक से अधिक भयानक थी। उसने एक सफलता हासिल की है। वांग जानपिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ईर्ष्या से बड़बड़ाया। दिव्य क्षेत्र। दैवीय क्षेत्र वह स्तर था जिसका अनुसरण प्रत्येक मार्शल आर्ट मास्टर करता था। दैवीय लोक में कदम रखने के बाद उन्हें पृथ्वी लोक और यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तब वे संसार सहित संसार के सर्वोच्च गुरु बन जाएंगे। इतना खराब भी नहीं। झांग हान ने कुछ देर तक देखा और अंत में अपना सिर हिलाया। गाई जिंगकोंग की क्यूई को देखते हुए ये काफी संतोषजनक सफलता थी। खड़खड़ाहट। गोल्डन एग के पास तूफान और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था, जिससे थंडर यांग पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। सबसे अधिक घबराया हुआ और उत्साहित व्यक्ति गाई रुलोंग था। उसकी निगाह के नीचे अचानक सुनहरा अंडा सुनहरी रोशनी में बदल गया और धीरे धीरे हवा में फीका पड़ गया, जिससे अंदर क्रॉस लेग बैठे लोगों की आकृति दिखाई देने लगी। गाई जिंगकोंग पहले से ज्यादा युवा लग रहे थे। उसका चेहरा शांत था और ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो गया हो। अचानक उसकी आंखें खुली, जो चमक रही थीं। इस समय आत्मा का तूफान अपने अंत पर आ गया था। गाई जिंगकोंग द्वारा अंतिम ऊर्जा अवशोषित करने के बाद वह उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से अनेक गड़गड़ाहट की ध्वनियां निकली। गाई जिंगकोंग ने अशांत क्यूई को बाहर निकाला और फिर झांग हान की ओर प्रणाम किया। हान, मुझ पर तुम्हारा एहसान है। ये कुछ भी नहीं है, यह मेरे पिता की खातिर है। झांग हान ने अपना हाथ लहराया। गाई जिंगकोंग को नहीं पता था कि वह ईमानदार युवक झांग हान को कैसे जवाब दे। अब मुझे अच्छा लग रहा है। गाई जिंगकोंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दुनिया में हर चीज को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें पौधे, पेड़, फूल, पत्थर आदि शामिल हैं। हर चीज को नियंत्रित करने की यह भावना बहुत अद्भुत है। मैं सोचता था कि मैं ईश्वरीय दायरे के बहुत करीब हूँ, लेकिन सफलता के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उस समय इस स्तर से बहुत दूर था। हान, तुम्हारे लिए गुडोंगलाई को इस स्तर पर मारना आश्चर्यजनक है। कभी कभी स्तरों का मतलब सब कुछ नहीं होता। इस तरह जब झांग हान बोल रहा था तो उसकी आत्मा अचानक गाई जिंगकोंग की ओर दौड़ पड़ी। गाई जिंगकोंग ने तुरंत इसे महसूस किया और फिर अपनी नवजात आत्मा की भावना से इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। गाई जिंगकोंग जल्द ही हार गए। अब वह उदास हो गया था। तुम्हारे पास एक बड़ा रहस्य है, हान। गाई जिंगकोंग ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसे बस यह महसूस हुआ कि दैवीय क्षेत्र में उसकी आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो गई थी और उसके पास नवजात आत्मा थी। आध्यात्मिक इंद्रिय मन की चाल उसकी चाल और आक्रमणकारी प्रभाव को मजबूत कर सकती है। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह वास्तव में आत्मा बोध के बारे में बहुत कम जानता है। बधाई हो दादाजी, आप दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। गाई रुलोंग उत्साह से झूम उठे। बधाई हो ग्रैंड मास्टर गाई। नहीं, हमें अब आपको इमोर्टल गाई कहना चाहिए। वांग जानपिंग मुस्कुराए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन सभी ने गाई जिंगकोंग को बधाई दी। गाई जिंगकोंग ने अपना सिर हिलाया और झांग हान की ओर देखा। क्या हमारा झगड़ा होगा? रहने भी दो। झांग हान ने महल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और कहा, मुझे खाना बनाना है। हुश, झांग हान तेजी से तीसरी मंजिल पर बालकनी में चला गया। ठीक है। गाई जिंगकोंग ने वांग जानपिंग और अन्य लोगों की ओर देखा और शांत भाव से कहा, क्या आप लड़ाई करना चाहेंगे? पहले तो कोई सहमत नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि गाई जिंगकोंग अपनी बढ़ती ऊर्जा को बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि वह इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। इसलिए वे कुछ ही दूर समुद्र में चले गए और उथले जल क्षेत्र में उनका झगड़ा हो गया। लगभग 1 घंटे बाद वे बड़े रेस्तरां में वापस चले गए। गाई जिंगकोंग बहुत ऊर्जावान दिखते हैं, जबकि अन्य लोग थोड़े शर्मिंदा थे। झांग हान और उनका परिवार महल के डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहे थे। कोल्ड इमोर्टल स्कूल में उन्हें विभिन्न प्रकार का भोजन मिला, लेकिन उनका नाश्ता हमेशा की तरह सादा था। पापा, माँ, मुझे हान, मार्टिन, मुएन और स्टीफन की याद आती है। क्या मैं उन्हें आमंत्रित कर सकता हूँ? नाश्ते के बाद मिंग मैंग ने पूछा। किंडरगार्टन के आधे सेमेस्टर के बाद उसे धीरे धीरे अपने साथियों के साथ खेलना पसंद आने लगा। ठीक है, ये थोड़ी जल्दी है। जी यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। शीतकालीन अवकाश के दौरान वांग यहान संभवतः हांगकांग में होंगे, लेकिन अन्य लोग कहीं और छुट्टी पर होंगे। बस उनसे पूछो, झांग हान ने उत्तर दिया।
ठीक है। जियान ने भी पूछने की योजना बनाई। यदि आज उनके पास समय नहीं होता तो वह अगली बार अपॉइंटमेंट लेती। इसलिए उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, वीचैट समूह में मिंग मैंग के दोस्तों के माता पिता को पाया और उन्हें एक एक करके संदेश भेजे। हेलो, मैं हूँ। सभी संदेश भेजने के बाद डिंग। सबसे तेज उत्तर वांग यहान की मां सू यू ने दिया, लेकिन फोन पर आवाज वांग यहान की थी। ओह, मुझे मिंग मैंग की भी याद आती है। आंटी, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ी देर में वहां जाऊंगा। अन्य संदेशों का भी उत्तर दिया गया। स्टीफन इंग्लैंड लौट आए थे और मार्टिन अफ्रीका लौट आए थे। केवल ली मुइन और वांग यहान, जो यहाँ रहते थे, जल्द ही आ सकते थे। मिंग मैंग उनका इंतजार करके खुश थी। उसने मां से उसके बालों को 2 सुंदर चोटियों में बांधने के लिए कहा। सुबह लगभग 10 बजे वांग जियाविन ने बेंटले कार चलाकर महल की ओर प्रस्थान किया। वे पहाड़ पर आए थे और बड़े रेस्तरां में रात्रिभोज किया था, लेकिन महल में प्रवेश करने का यह उनका पहला अवसर था। महल के अंदर का नजारा देखने के बाद वे झांग हान की ताकत देखकर दंग रह गए। क्षेत्र और वास्तुकला के संदर्भ में माउंट न्यू मून हांगकांग के 3 परिवारों में से किसी से भी बड़ा था। येहान, मिंग मैंग, दोनों लड़कियां खुशी खुशी एक दूसरे से मिलीं। कुछ देर तक खेलने के बाद लीमुइन महल में आए। इस बार उसके पिता, जो रियल एस्टेट उद्योग में लगे हुए थे, को लगा कि उनकी पिंडली की मांसपेशियां काम रही हैं। वह उद्योग में काम करता था और जानता था कि जमीन और घर कितने मूल्यवान थे। श्री झांग की पृष्ठभूमि क्या है? जब वह झिझक रहा था तो उसने पाया कि श्री झांग उनके साथ पिछली बार की तरह ही गर्मजोशी और सौम्य तरीके से व्यवहार कर रहे थे, जिससे वह झांग हान की और अधिक प्रशंसा करने लगा। मिंग मैंग, वांग यहान और लीमुइन ने कुछ देर तक महल में खेला। दोपहर के भोजन के बाद वे दहेई और लिटिल हेई के साथ खेलने के लिए पीछे के पहाड़ में पालतू क्षेत्र में गए। ये देखकर कि जियान मेहमानों का विनम्रता से स्वागत कर रहा था, झांग हान थोड़ी देर बैठा और फिर औषधीय छर्रों को परिष्कृत करने के लिए चला गया। खुशी का समय हमेशा बहुत छोटा होता है। मिंग मैंग के दोस्त पूरे दिन उसके साथ खेलते रहे और रात के खाने के बाद चले गए। गाई जिंगकोंग अगले दिन जाने के लिए तैयार थी। दोपहर में जब उसने झांग हान की कीमिया कौशल को देखा तो वह आश्चर्यचकित होने और गुप्त रूप से झांग हान की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। अगले दिन की सुबह में झांग हान ने झाओ फैंग से सुरक्षा समूह के सभी सदस्यों को समुद्र तट पर 24 घंटे निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा। प्रशिक्षण 72 घंटे तक चला। 3 दिन और रात के बाद ये सभी सदस्य थक गए थे। झांग हान ने उन्हें लेने के लिए बड़ी संख्या में औषधीय छर्रों को निकाला और फिर उन्होंने लगातार सफलताएं हासिल करना शुरू कर दिया। सुरक्षा समूह में 5 जनरल्स अर्थात झाओ फैंग, आहू, जू योंग, प्रशिक्षक लियू और एल्डर मिंग सभी लेंग यू के साथ वुदाओ ग्रैंड मास्टर चरण में पहुंचे थे। अन्य सदस्यों में से 70% स्वर्ग चरण तक पहुंच गए और उनमें से 30% अब अर्थ स्टेज मास्टर्स थे। वे पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हालांकि सफलता का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। यहाँ सभी को क्रमशः झांग हान ने सिखाया और खेती का एक नया दौर शुरू किया। अपने औषधीय छर्रों को परिष्कृत करने के लिए झांग हान ने क्षेत्र में अधिकांश जड़ी बूटियों का उपयोग किया। लेकिन जब उन्होंने सेफ्टी फोर्स सेंटर ऐप पर क्लिक किया तो उन्होंने पाया कि उनका स्कोर लगभग 150,000 था। ये लोग वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। झांग हान मुस्कुराए, खजाने पर क्लिक किया और बड़ी संख्या में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदी। झांग हान की जड़ी बूटियों को कुशलतापूर्वक 1 घंटे में माउंट न्यू मून तक पहुंचाया गया। नई रोपी गई दूसरे स्तर की जड़ी बूटियां औषधि क्षेत्र के आधे हिस्से को भरने के लिए ही पर्याप्त थीं। लेकिन झांग हान को यकीन था कि वे एक दिन उपलब्ध आध्यात्मिक खजाने बन जाएंगे। शाम 6 बजे खाना खाने के बाद हुआ राष्ट्र की सभी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों में खबर फैलने लगी, जिसे जल्द ही मार्शल आर्ट जगत ने सुना। हुआ राष्ट्र में खतरनाक लोगों की सूची। इस खबर ने अनगिनत लोगों को चौंका दिया था और इस सूची पर ध्यान केंद्रित करने वाले मार्शल कलाकारों की संख्या कई घंटों में बढ़ रही थी, जिनकी चर्चा तेजी से अतिरंजित हो गई थी। सूची में केवल 30 लोग हैं। वाह, ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज पर मैं जिन कई मार्शल कलाकारों को जानता हूं वे इसमें नहीं हैं। हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए तियानान 30वें स्थान पर हैं। उत्तर पश्चिम में म्यूफैंग सूची में क्यों नहीं है? क्या ये सूची आधिकारिक है? ये सूची राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा बनाई गई है। क्या आप इसके अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं? आइए ऊपर देखें। दक्षिण पश्चिम चीन के मास्टर वू सूची में हैं और 23वें स्थान पर हैं। लियुमी शहर के मास्टर क्यूई 22वें स्थान पर हैं। वे सभी प्रसिद्ध लोग हैं। मैं शांग जिंग से वुजिलान को देखता हूं और वह 15वें स्थान पर है। वाह, छोटी दुनिया से प्रतिभाएं हैं। म्यूजू 7वें स्थान पर है। यह उसके लिए अपेक्षाकृत कम है। शी फैंगहू 6ठे और ये लोंग युआन 5वें स्थान पर हैं। ये रैंकिंग उन्हें लड़ने पर मजबूर कर देगी। शायद सम्राट किंग पहले स्थान पर हैं और नॉर्थ टाइगर गाई जिंगकोंग तीसरे स्थान पर हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। रुको, सम्राट किंग दूसरे स्थान पर क्यों है? प्रथम कौन है? बहुत सारे लोग स्क्रीन पर घूर रहे थे। खतरनाक लोगों की सूची 30 तारीख से स्वचालित रूप से प्रदर्शित की गई थी और वे स्क्रीन की स्क्रॉलिंग को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, या उन्होंने तुरंत जांच की होगी कि सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन था। कई लोगों को आश्चर्य हुआ, सम्राट किंग केवल दूसरे स्थान पर रहे, जिसने यांगीजी नदी के उत्तर में मार्शल आर्ट जगत के विरोध को आकर्षित किया। सम्राट किंग ने बहुत सारी उपलब्धियों के साथ एक युग पर अपना दबदबा बनाया है। उसने अनगिनत प्रसिद्ध शक्तिशाली लोगों को हराया है और यहाँ तक कि छोटी दुनिया की प्रतिभाएं भी उसकी ताकत को पहचानती हैं और उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती हैं। वह दूसरा कैसे हो सकता है? उनकी घबराई हुई निगाहों के नीचे दूसरे व्यक्ति का नाम धीरे धीरे नीचे सरक गया। फिर उन्होंने पहले व्यक्ति का नाम देखा। ये झांग हानयांग था। अब झांग हानयांग नाम में जादू था। ये सुनकर अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। निर्दयी झांग। उत्तर के कई मार्शल कलाकारों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और टिप्पणी की। झांग हानयांग ने अभी आधे साल पहले ही अपना खेती करियर शुरू किया है। उनका लड़ाई का रिकॉर्ड सम्राट किंग की तुलना में बहुत कम प्रभावशाली है। हाँ, रैंकिंग में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि झांग हानयांग को अधिक से अधिक तीसरा स्थान दिया जा सकता है। लेकिन वहां बहुत सारे लोग बहस भी कर रहे थे। झांग हानयांग ने गु डोंगलाई को मार डाला, जो दिव्य क्षेत्र में पहुंच गया था। एक ग्रैंड मास्टर जिसने एक गॉड स्टेट स्ट्रॉन्ग को मार डाला है। मुझे नहीं लगता कि सम्राट किंग कभी ऐसा कर सकते हैं। इसी समय उत्तर के उन लोगों ने अफवाहों का खंडन करना शुरू कर दिया। आप क्या जानते हैं? गु डोंगलाई ने बमुश्किल दैवीय क्षेत्र में प्रवेश किया था। हम सभी जानते हैं कि उन लोगों के लिए उस तरह की शक्ति को नियंत्रित करना कितना मुश्किल है जो सिर्फ सफलता हासिल करते हैं। वह बमुश्किल एक वास्तविक गॉड स्टेट स्ट्रॉन्ग था।
गुडोंगलाई ग्रैंड मास्टर पीक से थोड़ा ही मजबूत था और सम्राट किंग ने पहले भी असली ग्रैंड मास्टर पीक पावरहाउस को मार डाला था। लेकिन दूसरी दुनिया की प्रतिभाएं, मुझे नहीं लगता कि वे 5वें, 6ठे या 7वें स्थान पर आएंगी। इन सभी को चौथा स्थान मिल सकता है। वे अति शक्तिशाली हैं। हालांकि यांगजी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों में मार्शल आर्ट जगत के अधिकांश लोगों ने इस निर्णय का समर्थन किया, विशेष रूप से हांगकांग और शेंजेन के लोगों ने। उनमें से कुछ ये देखने के लिए बहुत उत्साहित थे कि क्या हो रहा है। निर्दयी झांग हमारे हांगकांग से है। वह दुनिया में नंबर 1 बनने का हकदार है। वह जय ग्रैंड मास्टर, सबसे दुर्जय शक्ति है। सम्राट किंग का युग बीत चुका है। अब ये निर्दयी झांग का युग है। निर्दयी झांग का युग आ गया है। जब रैंकिंग सामने आई तो कई लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने इसे नहीं खरीदा। ऐसे बहुत से लोग थे जिनके नाम सूची में थे, जिन्हें लगता था कि उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए, जिसका मतलब था कि उन्हें इस रैंकिंग सूची की परवाह थी। ऐसे बहुत से लोग थे जो इसलिए संतुष्ट थे क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों की रैंकिंग ऊंची थी। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कोई परवाह नहीं थी। उदाहरण के लिए म्यूजू, जो ताइची तलवार संप्रदाय में आराम कर रहे थे, ने इस खबर का मजाक उड़ाया। उन्होंने मेरा नाम उस बकवास सूची में डालने की हिम्मत कैसे की? उन बेवकूफों को कम से कम मुझे पहले स्थान पर रखना चाहिए। बहुत से लोग रैंकिंग सूची के पीछे का अर्थ जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सूची अब क्यों सामने आई। हांगकांग में भविष्य बताने वाले मास्टर फैंग रोशान ने भी यह खबर सुनी थी। वह अपने घर के आंगन में एक पुराने विद्वान पेड़ के सामने खड़ा था। वह आधे घंटे से वहीं खड़ा था। फिर वह मुड़ा और अपने पीछे वाले युवक की ओर आह भरी। क्या मेरी चाय तैयार है? हाँ अंकल, चलो फिर कुछ चाय पीते हैं, फैंग रोशान ने कहा और वह धीरे धीरे घर के बगल वाले कमरे में चला गया। फिर वह दरवाजे में दाखिल हुआ। उसके पीछे का युवक फैंग रोशान को बड़बड़ाते हुए सुन सकता था। मुझे डर है कि देर सबेर झांग हानयांग और सम्राट किंग के बीच लड़ाई होगी। जहां तक झांग हान की बात है, वह अब सोफे पर बैठा था। जी यान और मिंग मैंग एक स्पा में थे, एक हर्षित गीत गा रहे थे। झांग हान तीसरी मंजिल पर हॉल में अपने सेल फोन से खेल रहा था। उन्हें अभी अभी कुछ कॉलें आई और उन्हें आश्चर्यजनक रैंकिंग सूची के बारे में बताया गया। इसलिए उन्होंने इस पर एक नजर डालने का फैसला किया। ये किसकी चाल है? झांग हान ने मन ही मन सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। ऐसी अजीब टाइमिंग के साथ लिस्ट सामने आई। ये पहली बार दोपहर 6 बजे सामने आया और 8 बजे वायरल हो गया। इसके पीछे कोई तो होना ही था। एकमात्र लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को समाचार प्रचारित कर सकते थे वे उच्च स्तरीय अधिकारी थे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई मेरे और सम्राट किंग के बीच लड़ाई देखना चाहता है? झांग हान की आंखें हल्की सी झुक गईं। उसे एक स्पष्ट एहसास था कि किसी ने एक उद्देश्य के लिए उसे पहला और सम्राट किंग को दूसरा स्थान दिया है। हालांकि उन्होंने सोचा कि रैंकिंग सूची में कुछ भी गलत नहीं है, फिर भी अस्पष्ट भावना ने उन्हें बहुत परेशान किया। झांग हान पहले ही अन्य विश्वपतियों की सूची में शामिल 3 प्रतिभाओं से मिल चुके थे। उसने उनसे युद्ध किया था और उनका खजाना लूट लिया था, इसलिए वे सभी जानते थे कि वे अभी सुरक्षित हैं। गाई जिंगकोंग दिव्य क्षेत्र में पहुंच गया था और वह मदद के लिए लिनहाई में था। वह झांग हानयांग के संपर्क में था। झांग हान को यह स्पष्ट नहीं था कि अन्य लोग कैसा कर रहे हैं। सम्राट किंग ने खेती शुरू करने के बाद से अपने युद्ध रिकॉर्ड में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी, इसलिए झांग हान को इस बात को लेकर उलझन महसूस हुई कि उनकी छोटी खेती अवधि और सीमित रिकॉर्ड को देखते हुए कोई उन्हें सूची में पहले स्थान पर क्यों रखेगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग हान की नवीनतम लड़ाइयां बहुत भयानक थीं, जिससे वह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। कुछ देर तक इस पर विचार करने के बाद झांग हान को यकीन हो गया कि किसी ने जानबूझकर रैंकिंग सूची जारी की है। और वह सही था। उसी समय चीन और रूस की सीमा पर कहीं ये तियानलांग ने शांग जिंग की दिशा में देखा। उनके कपड़े और बाल अस्त व्यस्त लग रहे थे। वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। श्री चेन, मेरे जाने से पहले हमें कुछ मजा करना चाहिए। कुछ समय बाद शांग जिंग शहर में, ये हुआ राष्ट्र का हृदय और सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। शाम के 8 बजे हमेशा सबसे व्यस्त समय होता था। डिंग शेंग क्लब के इंपीरियल हॉल के बाहर गलियारे में कोई था। लिनहाई शहर की स्कूली छात्रा लिनजी और मालियांग इंपीरियल हॉल की ओर जा रहे थे। करीब 30 साल का एक आदमी उन्हें रास्ता दिखा रहा था। जियो जी, आज मेरे बड़े भाई की जन्मदिन की पार्टी में कुछ उच्च पदस्थ लोग शामिल होंगे। मैं आज तुम्हें यहाँ इस आशा से ले जा रहा हूँ कि तुम अवसर का लाभ उठा सको, परंतु याद रखो कि बहुत अधिक बातचीत न करो। अधिक सुने और कम बोलें। इनमें से कुछ लोगों का स्वभाव काफी खराब होता है। सामने वाला लंबे चेहरे वाला व्यक्ति पीछे मुड़ा और लिनजी को चेतावनी दी। मुझे ये पता है, भाई कियाओ। लिनजी जिस आदमी को देख रहे थे उसके प्रति बहुत विनम्र थे क्योंकि वह युवक कियाओफी था, जिसे शांग जिंग शहर के 4 सबसे प्रभावशाली युवाओं में से एक के रूप में जाना जाता था। ये चारों शक्तिशाली होने और कम प्रोफाइल रखने के लिए जाने जाते थे। वे सभी कुलीन परिवारों में पैदा हुए थे। सामान्य लोग अपना दृष्टिकोण नहीं रख सकते, विशेषकर शांग जिंग में जहां सामाजिक संबंध आपस में बहुत अधिक जुड़े हो सकते हैं। शांग जिंग के 4 युवा मास्टर्स, जिनमें लिन जी और लियू फैंग शामिल हैं, कभी भी सरल दिमाग वाले प्लेबॉय नहीं थे। उन्होंने कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचा। लियू जी चारों में से सबसे गहरे दिमाग वाले और हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति थे। कभी कभी वे बहुत आक्रामक हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे किस व्यक्ति से मिले थे या अन्य लोगों ने क्या कहा था। जब उन्हें ऐसा करना चाहिए तब वे कम प्रोफाइल रखते थे और जब आवश्यक हो तो वे काफी अभिमानी हो सकते थे। अब लिन जी शांत और सतर्क दिख रही थी। कियाओ फेई उसे अपने दोस्तों के एक ऐसे समूह में ले जाने वाली थी जो वर्तमान में लिन जी के दोस्तों के समूह से ऊंचा था। सभी सदस्य उच्च सामाजिक वर्ग के थे। कियाओ कबीला शक्तिशाली हुआ करता था क्योंकि कियाओ फेई का एक बड़ा भाई था जिसका नाम कियाओ जान था। कियाओ जान परिवार का मजबूत समर्थन था। लिन जी ने एक बार सुना था कि सम्राट किंग मार्शल आर्ट की दुनिया में एक जीवित किंवदंती थे। उनका पूरा परिवार उन पर भरोसा करता था। उनके समर्थन से उनका परिवार लिन कबीले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। हालांकि लिन परिवार भी शक्तिशाली था, लिन जी अभी भी बहुत छोटी थी। उन्हें अलग अलग लोगों से मिलकर सामाजिक संसाधन जमा करने की जरूरत थी। शांग जिंग में 4 युवा मास्टर्स में से एक बनना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। वह लिन कबीले के प्रमुख नेताओं में से एक बनना चाहता था। अपने स्वप्न में भी वह पूरे कबीले का सर्वोच्च नेता बनना चाहता था। हालांकि उसे अभी भी कड़ी मेहनत करने और गणना करते रहने की आवश्यकता थी। वह जिस स्थिति में था वह शतरंज के खेल की तरह जटिल थी। विजेता शहर पर शासन करेगा। बाद में ज्यादा बात मत करना, अधिक सुने और कम बोलें, जैसा कि कियाओ फेन ने आपको बताया था। लिन जी ने दरवाजे में प्रवेश करने से पहले मालियांग को चेतावनी दी।
वह पीछे मुड़ा और मालियांग और उसके पास खड़ी सेक्सी लड़की की ओर देखा। ठीक है, चाइल्ड लिन, स्कूली छात्रा ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। मुझे पता है, भाई लिन, मालियांग ने उत्तर दिया और सिर हिलाया। कियाओफी ने उन पर नजर डाली और सीधे दरवाजे पर चली गई। दरवाजे के दोनों ओर खड़े दो व्यक्तियों ने उसका स्वागत किया और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। अंदर करीब 40 से 50 लोग थे, जिनमें करीब 30 पुरुष और 10 महिलाएं थीं। वे 3 गोल सोफों पर बैठे थे। कियाओ जान केंद्र में बैठा था, दर्जनों लोगों से घिरा हुआ था। वे आपस में बातें कर रहे थे। लिनजी ने कियाओ जान को सिर से पांव तक जांचा। युवक ने चपटे बाल कटवाए थे। उसकी आंखें संकीर्ण और लंबी थीं, जिसमें एक पलक और एक दोहरी पलक थी। उसके होंठ मोटे थे और उसका शरीर अच्छे आकार में था, शायद लगभग 1.8 मीटर लंबाई थी। उसके बगल में खड़े लोगों में से आधे लोग लिनजी के लिए नए थे। वे एक समय के अमीर आदमी थे जो कुछ साल पहले शांगजिंग शहर में प्रसिद्ध थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वे जनता से छिपते गए और लिनजी की तरह ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। उसने दोनों तरफ देखा। इससे लिनजी को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ जब उन्होंने देखा कि दोनों तरफ खड़े अन्य लोग उतने प्रभावशाली नहीं थे जितना वह थे। हालांकि जब लिनजी आगे बढ़े तो वह कियाओ जान के समान सोफे पर किसी को बैठा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। झांग चेन भी यहाँ है। लिनजी ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। झांग चेन झांग परिवार का सबसे उत्कृष्ट शिष्य था। पिछले साल विदेश से लौटने के बाद उन्होंने शांगजिंग में अपनी पहचान बनाई थी। कुछ समय पहले लियू फैंग ने उनसे झगड़ा किया था, लेकिन झांग चेन ने लियू फैंग को बड़ा नुकसान पहुंचाया। झांग चेन वास्तव में पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। झांग हान उससे बहुत कमजोर है। केवल उनके जैसा व्यक्ति ही मेरा योग्य प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। लिनजी ने झांग चेन को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। बड़े भाई, ये लिनजी है, मेरा एक दोस्त, कियाओफी ने कियाओ जान से कहा। लिनजी ने तुरंत हाथ जोड़कर कियाओ जी का स्वागत किया। फिर उसने अपने बैग से एक बक्सा निकाला और उसे देते हुए कहा, भाई कियाओ जान, जन्मदिन मुबारक हो। मुझे पता था कि यह आपका जन्मदिन है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि आप क्या उपहार चाहेंगे। तो मैंने मान लिया कि आपको तांग राजवंश की यह जेड स्लिप पसंद आएगी। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करते हो। लिनजी जो कह रही थी, उस पर अन्य लोगों का ध्यान गया। कियाओ जान ने लापरवाही से उपहार उठाया। धन्यवाद, चाइल्ड लिन। एक सीट ले कृपया। कियाओफी, उनकी अच्छी तरह से सेवा करना सुनिश्चित करें। ठीक है। कियाओफी ने सिर हिलाया और लिनजी और अन्य लोगों को सोफे पर बैठने दिया। कियाओ जान के बगल में लगभग 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने रेड वाइन का एक घूंट पीते हुए कहा, तो मैंने रैंकिंग सूची की सावधानीपूर्वक जांच की। ये बहुत ही हास्यास्पद है। मुझे आश्चर्य है कि इसे किस बेवकूफ ने बनाया है। अगर ये तियानलांग उन शब्दों को सुन पाता तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती। यह एक कारण से मौजूद है, कियाओ जान ने कहा और भौहें चढ़ा लीं। इससे काफी लोगों को थोड़ा तनाव महसूस हुआ। हालांकि कियाओ जान ने अचानक खर्राटे लेते हुए कहा, सम्राट किंग वास्तव में सबसे शक्तिशाली हैं। जब वह एकांत से बाहर आएंगे तो पूरी दुनिया को बता देंगे कि रैंकिंग सूची सिर्फ एक मजाक थी। ऐसा कहने के बाद कियाओ जान ने अनजाने में वह दबाव वापस ले लिया जो उसने अभी दिया था। आश्चर्यजनक दबाव खत्म हो गया। जाहिर है, वह रैंकिंग को उतनी शांति से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे जितनी शांति से वह दिख रहे थे। जब कियाओ जान उनसे बात कर रहा था, बाकी लोग ध्यान से सुन रहे थे। कभी कभी उनकी बातचीत के विषयों का दायरा बहुत व्यापक हो सकता है। वैसे, भाई जैन, एक अन्य व्यक्ति ने अचानक कहा, कुछ दिन पहले मैंने अपने दादाजी से सुना था कि उत्तरी विंग क्षेत्र की विंस्नो स्कूल शाखा से शिष्यों का एक समूह कुछ साल पहले पश्चिमी दुनिया में गया था, एक पर्यवेक्षक के नेतृत्व में। किसी को भी उनकी टीम के सदस्यों की सटीक संख्या नहीं पता थी, लेकिन अंत में उनमें से केवल दर्जनों ही वापस आए। वे अब शांगजिंग आ रहे हैं।